मेरिल गाड़ी के दरवाजे तक गई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर, पूरा बाथेटो परिवार नष्ट हो गया है, केवल बेनेटो अभी भी जीवित है। वह गुप्त सुरंग के नीचे छिपा हुआ है, जो शहर के बाहरी इलाके तक ले जाएगी। मेरिल के शब्द बहुत कोमल थे, मानो पूरे बथेटो परिवार को नष्ट करना हाथ मोड़ने या चींटी को मारने के समान था। हा हा हा, कैब के अंदर से एक महिला की हंसी सुनाई दी, हालांकि यह थोड़ी पागलपन भरी थी, लेकिन बेहद मोहक भी थी। मेरिल, ये तुम्हारे लिए दिखावा करने का समय है, मुझे निराश मत करो। हाँ, मेरिल ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं निश्चित रूप से इस मिशन को पूरी तरह से पूरा करूंगी। मेरिल ने बोलना समाप्त किया और चली गई। इमलित कार में लेटी हुई थी। जब उसने खिड़की से बाहर बथेटो के जलते हुए महल को देखा तो उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। ये सुंदर है, सैकड़ों शरीरों द्वारा बनाई गई आग वास्तव में सुंदर है। लाथेल, क्या आपको ये पसंद है? यह मेरा उपहार है। अचानक काले कपड़े पहने दो व्यक्ति प्रकट हुए। लेडी इमलेट, मेरे स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो हमें और कड़े कदम उठाने होंगे। जैसे ही उन दोनों लोगों की बात खत्म हुई, काले वस्त्र पहने लोगों का एक समूह भी दिखाई दिया। उन्होंने सफेद मुखौटे पहने हुए थे और मुखौटे के बीच में एक काली तितली थी। उन लोगों ने हथियार निकालकर दोनों लोगों पर निशाना साधा। स्थिति तनाव से भरी हुई थी, वातावरण बारूद की गंध से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फट सकता है। हालांकि अमलेथ आश्चर्यचकित नहीं दिखे। उसने धीरे से कहा, आप लोग जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से आए। गाड़ी का दरवाजा खुला, अमलेथ खड़ा हुआ, फिर गाड़ी से बाहर चला गया। फिर उसने काले लिबास में दो लोगों की ओर देखा और कहा, चलो चलें। इमलेथ के अधीनस्थ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ उठाया, ये संकेत देते हुए कि उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब लौट आओ, मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। काले तितली मुखौटे पहने लोगों का समूह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, फिर पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। एमलेथ दो रहस्यमय व्यक्तियों का एक सामान्य घर तक पीछा करता रहा। फिर रहस्यमय लोगों ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। एमलेथ मुस्कुराया, धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया और वे दो रहस्यमय लोग दरवाजे के सामने पहरा देते हुए खड़े हो गए। अंदर काफी अंधेरा था, इससे एमलेथ की त्योरियां चढ़ गईं क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वाह, तेज हवा की आवाज आई और उसके तुरंत बाद पूरा स्थान आग की चपेट में आ गया। हर जगह आग लगी हुई थी और गर्म तापमान ने एमलेथ को थोड़ा चौंका दिया। उसने तुरंत अपने स्पेस बैग से एक नीला पत्थर निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। एक N012BJN ने N0V3LN पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। हालांकि एक जलता हुआ हाथ अचानक प्रकट हुआ, जिसने एमलेथ की गर्दन को पकड़ लिया। वाह, आग की तड़तड़ाहट फिर से गूंज उठी। उसके सामने एक सूअर जैसा चेहरा दिखाई दिया, उसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसके बाल भी आग से भरे हुए थे और बिना हवा के उड़ रहे थे। अमलेथ, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। अमलेथ ने उस व्यक्ति को देखा, भौहें चढ़ गईं और कहा, सैथरीन, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम्हें याद रखना चाहिए, मैं मर नहीं सकता और तुम मुझे मार नहीं सकते। इसके अलावा मैंने जो किया वह लाथेल की भलाई के लिए था। भले ही महिला पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई थी, एमलेथ तुरंत देख सकता था कि यह कैथरीन थी। कैथरीन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे नहीं लगता कि आप सही काम कर रहे हैं। एक मार्क्विस की मृत्यु हो गई है और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। मुझे बताओ, अन्य रईसों को स्थिर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सरल, एमलेथ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी मुस्कान थोड़ी पागलपन भरी थी। आप बस यही कहते हैं। उन्हें चर्च के लोगों ने मार डाला था। आपका क्या मतलब है? हा हा हा, कैथरीन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना सोचे समझे काम करने वालों में से हूँ? एमलेथ जोर से हंसा, ऐसा करने से पहले मैंने बहुत सारी गणनाएं की। मैंने जो निशान छोड़े हैं वे चर्च की ओर इशारा करते हैं। बस इतना कहें कि मार्क्विस बेनुट के परिवार में राक्षस या पिशाच थे, इसीलिए चर्च द्वारा उनसे निपटा जा रहा है। हा हा हा, कैथरीन अचानक जोर से हंसी। एमलेथ, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मूर्ख है और आसानी से मूर्ख बन जाता है? नहीं, कैथरीन, केवल आप ही इस बारे में चिंतित हैं। एमलेथ को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि कैथरीन के हाथ ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। आप बाहर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बाहर, कैथरीन ने असमंजस में पूछा, फिर एक कांच की गेंद निकाली। कांच की गेंद बेनुट के महल की एक छवि प्रदर्शित कर रही थी। वह महल आग की लपटों से घिरा हुआ था और अचानक महल के अंदर से प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और फिर सीधे आकाश में उड़ गई। बूम, एक भयानक विस्फोट हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि लगभग पूरे करोल शहर ने इसे सुना। उस विस्फोट की आवाज के बाद अनगिनत चिंगारियां आतिशबाजी की तरह चारों ओर फूट पड़ीं। एक जादुई चक्र जिसका व्यास 100 मीटर से भी अधिक था, प्रकट हुआ। यह इतना बड़ा था कि आप करोल शहर में कहीं भी हों, आपको यह दिखाई देगा। जादू का घेरा सफेद था, बीच में एक अजीब सी आकृति थी जिसके दोनों तरफ दो सफेद पंख थे। कैथरीन ने यह दृश्य देखा और भौहें चढ़ गईं और बुदबुदाया, ये चर्च का प्रतीक है। रुको, आपके पास चर्च की चमक क्यों है? चर्च की फ्लेयर्स एक विशेष वस्तु थी जिसे केवल चर्च ही बना सकता था और अपने पास रख सकता था। उस प्रकार की चमक का उपयोग केवल औपचारिक चर्च समारोहों के दौरान किया जाता था या जब उन्होंने चर्च के राक्षसों और दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था। हर बार जब कोई कार्रवाई पूरी हो जाती है तो चर्च की कानून प्रवर्तन टीम के सदस्य फ्लेयर फायर करेंगे, जो ये दर्शाता है कि जो कुछ हुआ वह चर्च के कारण हुआ था और वे इसके लिए जिम्मेदार होंगे। निस्संदेह उनकी महत्वपूर्ण प्रकृति के कारण और क्योंकि वे चर्च का प्रतीक भी हैं, आम लोग चर्च के फ्लेयर नहीं रख सकते, न ही उनका उत्पादन या बिक्री बाहर की जाती है। कैथरीन ये बात अच्छी तरह से जानती थी और इसी कारण से जब उसने चर्च में आग की लपटें देखी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। यह ऐसी चीज है जिसे ढेर सारे सोने के सिक्कों से नहीं खरीदा जा सकता। यदि हर कोई इसे खरीद सके तो चर्च पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि यह आसानी से उपलब्ध होता तो लोग बुरे काम करते और चर्च को दोष देते। यही कारण है कि चर्च के बाहर कभी भी चर्च की झालरें नजर नहीं आएंगी। हालांकि एमलेथ चर्च फ्लेयर्स का उपयोग कर सकता है, जो बिल्कुल बहुत बड़ा है। अमलेथ हंसे और कहा, हाँ हाँ हाँ, क्या यह मुश्किल है? कैथरीन ने भौहें चढ़ा दी, फिर अपना हाथ लहराया और एमलेथ को जमीन पर गिरा दिया। आसपास की लपटें भी धीरे धीरे गायब हो गईं। एमलेथ जमीन पर पड़ा रहा और लगातार खांसता रहा। उसने अपनी सांस संभालने की कोशिश की, फिर कैथरीन की ओर देखा। इस समय कैथरीन को घेरने वाली आग गायब हो गई थी, जिससे उसका मोटा सूअर जैसा वसा में मांस वाला शरीर उसके हर कदम पर हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका है।
कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, चूंकि आप चच फ्लेयर्स रखने में सक्षम हैं, ऐसा लगता है कि आपके जाल पहले ही चच तक पहुंच चुके हैं। इमलेत ने गहरी सांस ली और कहा, कौन जानता है। हालांकि कैथरीन, क्या आप लाथेल को इस तरह जीने देने को तैयार हैं? आपका क्या मतलब है? हा, आपने भी इसे स्पष्ट रूप से देखा। वह बहुत दयालु है, उसके आसपास के लोग इसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाएंगे या यहाँ तक कि उसे मार डालेंगे। मैं बस उसे सिखा रहा हूँ कि ये दुनिया कितनी कठोर है। कैथरीन, इस क्रूर दुनिया को दया और दया की जरूरत नहीं है। इस जगह को केवल ताकत और ताकत की जरूरत है। ये लाथेल का पहला पाठ होगा। हा, उसकी महिला के रूप में मैं उसे इस दुनिया का असली चेहरा दिखाऊंगी। कैथरीन ने इमलेत का अवलोकन किया, फिर उसने भौहें सिकुड़कर कहा, लाथेल मेरा बेटा है, मेरा आदमी है। भले ही वह दयालु, मूर्ख या कुछ भी हो, मैं फिर भी उससे प्यार करूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। मैं चाहता हूं कि वह वैसा ही रहे, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा ताकि वह इस दर्दनाक दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरता रहे। मूर्ख, एमलेत चिल्लाया, आप कब तक उसकी रक्षा कर सकते हैं? 10 साल, 20 साल, 100 साल, क्या आप जीवन भर उसकी रक्षा कर सकते हैं? ये सही है। कैथरीन भी मात नहीं खाना चाहती थी, वह ये भी चिल्लाई, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगी। मैं उसे एक दयालु और खुशमिजाज लड़का बनने दूंगी, मैं आपको उस पर दाग नहीं लगने दूंगी। कैथरीन ने बोलना समाप्त किया और पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गई। मुख्य दरवाजा अचानक खुला और स्ट्रीट लैंप से प्रकाश की किरणें अंदर आ गईं, जो अमलेत के चेहरे पर चमक रही थीं। उसके चेहरे पर अब एक पागल और क्रोधित मुस्कान दिखाई दे रही थी। हा, उसकी रक्षा करो, कैथरीन, तुम गलत हो, मैं ही उसकी रक्षा करूंगा। उसे हर किसी के प्रति दयालु होने की जरूरत नहीं है, वह केवल मेरे प्रति दयालु हो सकता है, क्योंकि वह मेरा है। अल्पविराम। बेनोट ने उस दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश की जो वह महसूस कर रहा था, क्योंकि छोटी और संकरी सुरंग में रेंगते समय उसका पूरा परिवार मारा गया था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक रेंगता रहा जब तक कि वह एक दीवार पर नहीं आ गया। बेनोटे ने दीवार को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से रोशनी आ रही थी, जिससे उसकी आंखें, जो अंधेरे की आदी थी, तिरछी हो गईं। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें रोशनी की आदी हो गईं। उसने आगे देखा और एक महिला को चुस्त पोशाक पहने, एक जादुई दीपक पकड़े हुए और सुरंग के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। बहुत अंधेरा होने के कारण वह महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। दुश्मन। बेनोटे डर के मारे अंदर पीछे चला गया, उसके खून से सने हाथ ने उसकी तलवार पकड़ ली। बाहर आओ, वह महिला बोल उठी। बेनोट ने भौहें सिकोड़ ली, अपने दांत पीस लिए, तलवार को कसकर पकड़ लिया और महिला के साथ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए बाहर निकलने के बारे में सोचा। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा है। उस वाक्य को सुनकर बेनोट चौंक गया और भ्रमित हो गया, लेकिन जब उसने दोबारा सोचने की कोशिश की तो सब कुछ बहुत उचित लगा। यह उसके पिता की गुप्त सुरंग थी और उसे भी नहीं पता था कि उसके महल में भी ऐसी जगह मौजूद है। अगर उन लोगों को इस जगह के बारे में पता होता तो वे उसे यहाँ छिपने का मौका देने के बजाय बहुत पहले ही मार देते। इसके अलावा शायद उसके पिता को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए किसी को भेजा। हालांकि बेनोट ने अभी भी अपनी सतर्कता बनाए रखी, वो सुरंग के अंदर चला गया और बोला, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? आप कौन हैं? जैसा मैंने कहा, महिला ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता ने कहा था कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। या आप मुझे मेलिन बेथेटो परिवार का संरक्षक कह सकते हैं। मेलिने ने आह भरते हुए कहा, साहस और मूर्खता के बीच की रेखा एक धागे की तरह पतली है। मेरे पास आपके परिवार को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। अगर मैं प्रकट हुई तो मेरा अंत हर किसी से अलग नहीं होगा। चुप रहो, तुम काय हो, कमीने। कम से कम, बेनोट अचानक चिल्लाया, उसके बाद घुटते हुए शब्द बोले, कम से कम तुम मेरे पिता को बचा सकते थे। क्यों? क्योंकि यह बेनोट का आदेश है। बदला लेने में आपकी मदद करने के लिए मुझे जीवित रहना होगा, मेलिने ने कहा। माहौल शांत हो गया। मेलिने गुफा के अंदर से बेनोट की सांसों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। काफी देर बाद बेनोट रेंगते हुए बाहर निकला। वह सीधा खड़ा हो गया और मेलिने की ओर देखा। उसके सामने किसी लड़की का चेहरा नहीं बल्कि दो छोटे सींगों वाला एक काला शैतान का मुखौटा था। आप, बेनोट कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मेलिने ने तुरंत उसे टोक दिया, इन कपड़ों को बदलो। अब से बेनोट मर चुका है, आपका नाम हैरिस है। क्यों? क्या मुझे उस नाम का उपयोग करना होगा? ये सुनकर मेलिने ने चलना बंद कर दिया। उसने हैरिस की ओर देखा और कहा, क्योंकि हम करोल मैजिक अकादमी में प्रवेश करेंगे। क्या ऐसा करना आत्महत्या के समान है? उस कुतिया इमलेत को मेरे बारे में पता चल जाएगा। वह थप्पड़। मेलिने ने अचानक अपना हाथ घुमाया और बेनोट के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इससे वह पीछे की ओर गिर गया, उसके नितंबों का उसके चेहरे से जोरदार संपर्क हो गया। आखिर तुम क्या कर रहे हो? बेनोट गुस्से से चिल्लाया। ऐसा लगता है, तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाने के बाद भी तुम्हारा व्यक्तित्व अभी भी बहुत मूर्खतापूर्ण है। ये सुनकर बेनोट ने अपने दांत पीस लिए और मेलिने को घूर कर देखा। मेलिने ने आगे कहा, निश्चित रूप से आप करोल मैजिक अकादमी में प्रवेश लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप अभी भी बहुत कमजोर हैं, आपको मजबूत बनने की जरूरत है। वह जगह जो आपको ऐसा करने में मदद कर सकती है वह जादू अकादमी है। इसके अलावा जादू अकादमी के पास आपके अभ्यास के लिए पर्याप्त उपकरण और आपकी शक्ति विकसित करने के लिए संसाधन भी हैं। और मेलिने ने एक काले चमड़े का स्क्रॉल निकालते हुए कहा, यह चेहरे के परिवर्तन का जादू है। जैसा कि मैंने कहा, अब से बेनोट मर चुका है, आप हैरिस हैं। बेनोट के जवाब या सहमति की प्रतीक्षा किए बिना मेलिने के हाथ में मौजूद स्क्रॉल प्रकाश की किरण में बदल गया, जिसने उसके पूरे चेहरे को ढक दिया। कुछ सेकंड बाद वह रोशनी गायब हो गई और बेनोट का चेहरा पहले से बिल्कुल अलग था। अब उसके सुनहरे बाल थे जो बीच में बनते हुए थे, नीली आंखें और चेहरा अधिक मर्दाना लग रहा था। अगर बेनोटे के पिता इस वक्त उसके सामने होते तो वह उसे पहचान नहीं पाता। इस क्रूर दुनिया में आपका स्वागत है, हैरिस। बेनोट, नहीं, हैरिस खड़ा हुआ और उसका चेहरा छुआ। जब उसे अपने चेहरे में बदलाव महसूस हुआ तो उसे बेहद आश्चर्य हुआ। आप ज्यादा मत पूछो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत सारे संसाधन दिए हैं, लेकिन वह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मेलिने ने हैरिस की बात को टोक दिया। करोल मैजिक अकादमी में आपकी जरूरत की और भी चीजें होंगी। इसके अलावा कल अकादमी का छात्र भर्ती दिवस है, लेथेल भी नामांकन करेगा। जब हैरिस ने वह नाम सुना तो वह चौंक गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथों को इतनी कसकर भींच लिया कि वे सफेद हो गए।
फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, अच्छा, मैं करोल अकादमी में प्रवेश करूंगा। मैं उसे मार डालूंगा, काट डालूंगा और उस कमीने अमलेथ को लाखों टुकड़ों में बांट दूंगा। मैं उनकी हड्डियां चबाऊंगा और उनका खून पीऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं उन दो कमीनों को उस दर्द का अनुभव करने दूंगा जो मैंने हजारों बार अनुभव किया है। हैरिस ने अपनी शपथ की पुष्टि के रूप में दर्द और गुस्से से भरी आंखों से मेलिन की ओर देखते हुए बात की। अच्छा, इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इच्छाशक्ति से बदला नहीं लिया जा सकता, ताकत चाहिए। मेलिन ने बोली। लाथेल एक ड्यूक है और ड्यूक की शक्ति बहुत अधिक है। आप समझ गए हैं कि मेरा क्या मतलब है? हैरिस ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं। उसके बाद मेलिन ने हैरिस को लेकर चली गई। जाने से पहले हैरिस ने अपना सिर घुमाया और अपने महल की ओर देखा, जहां वह लगभग 20 वर्षों से रह रहा था। वहां आग ने पूरे महल को ढक लिया था और आग की रोशनी 1000 मीटर से अधिक दूर से देखी जा सकती थी। आग के धुएं में बथेटो परिवार के उन सदस्यों की आत्माएं समाई हुई प्रतीत हो रही थी जो मर गए थे। जैसे ही हैरिस ने धुएं को देखा, आंसू बह निकले। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, केवल अत्यधिक घृणा थी। मैं बदला लूंगा। अल्पविराम। लाथेल के निजी कमरे में चार्लोट अभी भी सो रहा था, जबकि वह उन दस्तावेजों को पढ़ रहा था जो अकना ने उसे दिए थे। जितना अधिक वह पढ़ता गया, लाथेल को उतना ही अधिक महसूस होता गया कि एमलेथ बेहद डरावना और खतरनाक है। आम लोग एमलेथ को एक बेहद सफल बिजनेसमैन के तौर पर ही जानते हैं। रईसों को अमलेथ एक उच्च कोटि का कुलीन व्यक्ति लगता था और उसके पास उनसे कहीं अधिक शक्ति थी। जादूगरों और साहसी लोगों के लिए अमलेथ एक अजेय अस्तित्व था। उसके पास कई गुप्त सेनाएं हैं और वे सेनाएं एक छोटे राज्य के राजा से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। शाही परिवार के लिए अमलेथ लगभग एक अपरिहार्य साथी था, ऐसा व्यक्ति जिसे शाही परिवार केवल एक दोस्त बनाना चाहता था, दुश्मन नहीं। जितना ऊंचा दर्जा, उतना ही स्पष्ट रूप से अमलेथ का आतंक देखा जाता है। संक्षेप में, अमलेथ के पास करोल साम्राज्य और पड़ोसी देशों की लगभग सारी आर्थिक जीवनधारा है। इसे और अधिक आसानी से कहें तो, जिस बिस्तर पर वह लेटा था, वह भी संभवतः अमलेथ के स्वामित्व वाली फर्नीचर फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित किया गया था। वह जिस कंबल का उपयोग कर रहा था, वह भी अमलेथ की कपड़ा सुविधाओं से आया था। यहाँ तक कि उसने जो पोशाक पहनी हुई थी, वह शायद अमलेथ द्वारा प्रबंधित दर्जियों द्वारा सिल दी गई थी। ये कहा जा सकता है कि अगर अमलेथ ने सिर्फ एक वाक्य कहा, तो करोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसके अलावा अमलेथ के प्रकट होने से पहले एन्चांटर टॉवर उतना समृद्ध और शानदार नहीं था जितना अब है। इसके विपरीत, उस समय एन्चांटर टॉवर बेहद खराब था। क्यों? अकना ने उसे जो दस्तावेज दिए थे, उनके अनुसार सभी जादूगर अत्यधिक अहंकारी थे। जादूगर बिना अनुशासन के केवल अपने हितों के अनुसार काम करते हैं, और उनके लिए सोने के सिक्के बिल्कुल पत्थर की तरह हैं, जबकि रईस सिर्फ लालची और गंदे लोग हैं। इसीलिए एन्चांटर टॉवर के पास हमेशा धन की कमी रहती थी। हालांकि 200 साल पहले अमलेथ और लिलिथ प्रकट हुए थे। अमलेथ ने पहले एन्चांटर्स के अहंकार को कुचलने के लिए अनगिनत योजनाओं का इस्तेमाल किया, फिर एन्चांटर टॉवर के व्यवसाय को व्यवस्थित किया। वहां से एन्चांटर टॉवर संसाधनों की अथाह खान की तरह था, क्योंकि यह बेहद समृद्ध और समृद्ध था। लिलिथ और भी अधिक रहस्यमय था। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आई है या उसका अतीत कैसा है, उसके बारे में सब कुछ एक रहस्य है। किसी ने भी लिलिथ की असली शक्ति कभी नहीं देखी है। वे केवल इतना जानते हैं कि उसके पास औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने की अत्यंत उच्च प्रतिभा है, यहाँ तक कि वह एन्चांटर टॉवर के मालिक से भी आगे निकल गई है। अमलेथ वह थी जो सक्रिय रूप से लिलिथ को अपना शिक्षक बनाना चाहती थी, और निश्चित रूप से वहां सारी जानकारी यही थी। लाथेल ने इस क्षण आह भरी। उसे बेहद उलझन महसूस हुई। अमलेथ ने मुझसे संपर्क क्यों किया? लाथेल ने मन ही मन सोचा। कार्लड्रॉन अचानक बोला, ऐसा लगता है आपको अमलेथ नाम की उस लड़की की हरकतें बहुत अजीब लग रही हैं, है ना? ये सही है। लाथेल ने कार्लड्रॉन की आवाज सुनी और तुरंत जवाब दिया, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। उस ऊर्जा क्रिस्टल के लिए धन्यवाद, इसकी गुणवत्ता बहुत ऊंची है। कार्लड्रॉन की बातें सुनकर लाथेल भी मुस्कुराया, यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। कार्लड्रॉन, तुम अमलेथ के बारे में कैसा महसूस करते हो? बहुत खतरनाक। आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, कार्लड्रॉन ने समझाया। लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत खतरनाक है, एक पागल व्यक्ति की तरह। वह वास्तव में तुम्हें पसंद करती है, लेकिन उसका प्यार बहुत पागलपन भरा है। जब तुम लालित गार्डन में बेहोश हुए, तो वह उसने क्या किया? लाथेल चौंका और पूछा, कॉलड्रन, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं बेहोश था तो क्या हुआ था? यह, लाथेल, मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में यह नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो तुम और भी अधिक डर जाओगे। लाथेल, अगर तुम कुछ न कहोगे तो मुझे और भी डर लगेगा। लाथेल को रोने का मन हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक छोटा सा फूल हो और अमलेथ और अन्य नायिकाएं उसके चारों ओर भयानक तूफान की तरह थीं। लेकिन कार्लड्रॉन ने आगे कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह वास्तव में आपसे प्यार करती है। जहां तक कारण का सवाल है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वह अपना प्यार दिखाती है वह बहुत अजीब, बहुत डरावना है। अगर तुम्हें सलाह की जरूरत है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उसके पास मत जाओ या उससे दूर रहो। ये सुनकर लाथेल ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, तो भले ही मैं उससे बचने की कोशिश करूं, फिर भी वह मेरे पास आएगी। उसे अमलेथ की आंखों की याद आई और वह तुरंत डर गया। जब उसने उसकी ओर देखा तो वह अधिकारपूर्ण इच्छा से भरी हुई थी। ऐसा लगता था मानो वह उसका खिलौना हो और किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? वह स्वामित्व वाली किस्म की है। हालांकि वह नायिका है, वह मुझ पर ध्यान क्यों देती है? लाथेल ने भौहें चढ़ा दी और सोचा, मैं कुछ खास नहीं हूं, मैं पहले कभी अमलेथ से नहीं मिला, तो वह मुझसे संपर्क क्यों करेगी? क्या ऐसा हो सकता है? उसने मुझे मुख्य किरदार समझ लिया। लाथेल को एक हास्यास्पद कारण लगा, लेकिन अभी कोई अन्य उचित कारण नहीं था। लाथेल ने आह भरी, उसे ऐसा कोई अन्य कारण नहीं लगा जो उसके अभी सोचे गए कारण से अधिक उचित हो। लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण है। लाथेल ने भौहें चढ़ा ली और कार्लड्रॉन से कहा, ऐसा लगता है कि अमलेथ को मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उसकी आंखें बता रही हैं कि वह उस प्रकार की व्यक्ति है जो बेहद स्वामित्व वाली है। अगर मैं उससे और अधिक बचूंगा, तो मुझे डर है कि वह मुझसे और अधिक संपर्क करने की कोशिश करेगी। मुझे यहाँ तक डर है कि वह कुछ बेहद पागलपन भरा काम करेगी। लेकिन आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, कार्लड्रॉन ने उत्तर दिया। लाथेल ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी, ऐसा लगता है मुझे उसे यह एहसास कराना होगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या होगा अगर वह और अधिक पागल हो जाए और आपको और दूसरी लड़की को नुकसान पहुंचाए?
लाथेल ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी विश्वास नहीं है कि वह मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए पागलपन भरी हरकतें करेगी। इसके अलावा मुझे एलेक को अपनी थोड़ी ताकत दिखाने और एमलेट का ध्यान आकर्षित करने देना चाहिए। हे, काल्ड्रॉन ने उलझन में पूछा, इसका एलेक से क्या लेना देना है? लाथेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, आप नहीं समझते, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एलेक भी जादू अकादमी में जाएगा। लाथेल ने कंधे उचकाए, ये सिर्फ मेरा अंतर्ज्ञान है। मुझे लगता है वह जादू अकादमी नहीं जाएगा। काल्ड्रॉन ने कहा, वैसे भी उसके बगल में एक बहुत मजबूत आत्मा है। यदि वह आत्मा उसकी शिक्षक है तो उसे जादू अकादमी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लाथेल बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिए। प्रत्येक उपन्यास में अकादमी, गिल्ड या भीड़-भाड़ वाली जगहें पुरुष नायक के लिए बड़ी घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि केवल उन्हीं स्थानों में कई सुंदरियां होती हैं, जिससे पुरुष नायक के लिए झुकना और चेहरे पर थप्पड़ मारना सुविधाजनक हो जाता है। इसके लिए धन्यवाद, उसे कई लोगों से अधिक सहानुभूति और प्रशंसा मिलेगी और वह प्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए लेथेल पूरी तरह से गारंटी दे सकता है कि एलेक निश्चित रूप से अकादमी के अंदर दिखाई देगा। एलेक अकादमी में कैसे प्रवेश करेगा यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है, लेथेल को आगे क्या करने की आवश्यकता है। क्या उसे एलेक से बचना जारी रखना चाहिए या क्या उसे हमेशा की तरह रहना जारी रखना चाहिए और एलेक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए जिसे वह नहीं जानता। लाथेल ने आह भरी, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। हालांकि जादू अकादमी में वह वास्तव में एक जादुई जगह में अध्ययन करने की भावना का अनुभव करना चाहता था। शायद चीजें दिलचस्प होंगी। ठीक है, मैं अब और अधिक नहीं सोचना चाहता। काल्ड्रॉन, शुभ रात्रि। शुभरात्रि, काल्ड्रॉन ने उत्तर दिया, फिर चुप हो गया। लेथेल बिस्तर पर लेट गया, धीरे से चार्लोट के चेहरे को सहला रहा था, जबकि थोड़ा शांति महसूस कर रहा था। भले ही बाहर कई खतरे थे, लेकिन जब उसने चार्लोट को इस तरह शांति से सोते हुए देखा तो उसे भी बेहद सुरक्षित और आरामदायक महसूस हुआ। उसे याद आया कि दोपहर को क्या हुआ था। चार्लोट अपने छोटे और प्यारे शरीर से उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे बेहद खुशी महसूस हुई। लाथेल ने अपनी तर्जनी का उपयोग करके चार्लोट की नाक की नोक को धीरे से छुआ और कहा, धन्यवाद चार्लोट। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि वह अभी तक सोने नहीं गया था, बल्कि उन्होंने सिमुलेशन स्पेस में प्रवेश किया। लाथेल अनुकूलन प्रतिभा की प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए तुरंत गुरुत्वाकर्षण को समायोजित किया। सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण को 30% बढ़ाएं। डिंग, बढ़ाना शुरू करें। बम, लाथेल ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। उन्होंने संकोच नहीं किया, उन्होंने तुरंत अपने शरीर पर लेप लगाने के लिए अपनी बिजली और अग्नि तत्वों का उपयोग किया। हालांकि वह गुरुत्वाकर्षण में 30% की वृद्धि को झेल सकता था, फिर भी उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। क्यों? क्योंकि अनुकूलन प्रतिभा काम नहीं आई। लेकिन लाथेल ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और उन्हें लगा कि यह उचित था। सिमुलेशन स्पेस में वह कुछ भी बना सकता है, बशर्ते इस जगह पर एडेप्टिव टैलेंट भी काम कर सके। यानी उसमें चीट टैलेंट है तो उसकी बॉडी तो परफेक्ट हो ही जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनुकूलन प्रतिभा सिमुलेशन स्पेस में काम कर सकती है और लेथेल लगातार खुद को जहर दिए जाने का अनुकरण करता है, तो वह उस जहर का पूरी तरह से विरोध कर सकता है। यदि वह इसी प्रकार चलता रहा तो उसका शरीर अत्यंत उत्तम हो जाएगा, जैसे इस संसार में एक प्रकार का धोखा। बेशक सिस्टम ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए उसे अजीब नहीं लगा, बस थोड़ी निराशा महसूस हुई। लाथेल ने अपना सिर हिलाया, उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे एक ही समय में बिजली और अग्नि तत्वों का उपयोग करते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण में 30% की वृद्धि को आसानी से सहन कर सकते हैं। लाथेल ने गहरी सांस ली और गुरुत्वाकर्षण स्तर को बढ़ाना जारी रखने का फैसला किया। सिम्युलेटेड स्पेस के अंदर 12 घंटे से अधिक समय तक रहने के बाद वह अंततः 40% तक बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण को सहन करने में सक्षम हो गया। लेथेल ने हमेशा की तरह सफेद बालों वाली शिनोबी का अनुकरण करने के लिए सिस्टम का उपयोग करना जारी रखा, शिनोबी के साथ करीबी युद्ध प्रशिक्षण आयोजित किया। 40% बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वह सफेद बालों वाली शिनोबी द्वारा आसानी से मारा गया। किसी भी स्थिति में सफेद बालों वाली शिनोबी को बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं थी, केवल लाथेल ही उस प्रभाव के अधीन था। इसीलिए लाथेल की गति और ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई, जिससे उसके लिए लंबे समय तक टिके रहना असंभव हो गया। अंत में वह प्रतिद्वंद्वी चिदोरी द्वारा मारा गया। लाथेल ने आह भरी और बुदबुदाया, ऐसा लगता है युद्ध का अनुभव कुछ दिनों में नहीं सीखा जा सकता है, बल्कि इसे अभ्यास की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए। सौभाग्य से मेरे पास सिमुलेशन स्पेस है, जो सुरक्षित और सुविधाजनक दोनों है और मुझे बहुत समय बचाने में मदद कर सकता है। लेथेल ने सफेद बालों वाले शिनोबी के साथ अगले 6 घंटे तक अभ्यास करना जारी रखा। आखिरकार वह 20 मिनट तक टिके रहने में सफल रहे। 6 घंटे शेष रहने पर लेथेल ने एक अन्य प्रकार की जादुई ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत सूचना पैनल खोला। अल्पविराम, नाम लाथेल, स्तर 20, ऊर्जा अंक 4000, प्रतिभा पृथ्वी डी, थंडर डी, लकड़ी ई, हीलिंग बी, फायर सी, अनुकूलन बी, नौकरी रॉयल शेफ सी, मूर्तिकला मास्टर बी, कौशल छलावरण बी, ज्ञान बी, कार्य सिम्युलेटेड स्थान अल्पविराम। इसके अलावा उनके पास अपनी किसी प्रतिभा को एक -3 रैंक तक विकसित करने का भी एक मौका है। बेशक वह प्रतिभा रैंक बी से ऊंची नहीं हो सकती। लाथेल ने पृथ्वी तत्व पर शोध करना शुरू किया। दरअसल उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह कोई बेकार तत्व है। हालांकि इस दुनिया में पृथ्वी और लकड़ी के तत्व युद्ध में लगभग अप्रयुक्त हैं। यदि ऐसे जादूगर या साहसी लोग हैं जिनके पास इन दो तत्वों से संबंधित प्रतिभाएं हैं, तो उनके स्तर की सीमा अधिक नहीं है। इसके अलावा अगर उन्हें नौकरी मिल जाए तो उनकी नौकरी बेहद सामान्य होगी। पृथ्वी तत्व वाले लोग बिल्डर हो सकते हैं, जबकि लकड़ी तत्व वाले लोग माली हो सकते हैं। हालांकि वे सामान्य लोगों से बहुत अलग नहीं हैं, कम से कम वे अधिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं और अधिक काम कर सकते हैं। लाथेल ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, मेरी याददाश्त में ये दो तत्व बेहद शक्तिशाली हैं, बिजली और आग के तत्वों से कम नहीं। मंगा श्रृंखला में, जिसमें सफेद बालों वाला शिनोबी शामिल है, लकड़ी का तत्व लगभग अपराजय तत्व है। जिस व्यक्ति के पास वह तत्व है, उसे शिनोबी दुनिया के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। द फर्स्ट होकेज हाशिरामा। लाथेल ने अचानक आह भरी। हालांकि उसने नकली जगह को एक अंतहीन घास के मैदान में समायोजित किया, फिर जमीन पर लेट गया और ठंडी हवा का आनंद लिया। हालांकि शिनोबी दुनिया इस दुनिया से अलग है।
शिनोबी दुनिया में जब शिनोबी निंजुत्सु का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें केवल एक हाथ की सील का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जो तेज और मौन दोनों है। जहां तक इस दुनिया की बात है तो जादुई भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है। लाथेल को वह समय याद आया जब उसने जादूगरों को जादू का प्रयोग करते देखा था। उन सभी को काफी देर तक एक अजीब भाषा बोलनी पड़ी। वास्तव में वह समय बहुत लंबा नहीं है, यह आमतौर पर लगभग 10-15 सेकंड या 30 सेकंड -1 मिनट का होता है। हालांकि शिनोबी की तुलना में जो केवल 1-3 सेकंड के लिए हाथ की सील का उपयोग करते हैं, अंतर बहुत बड़ा है। इसके अलावा यदि आप हाथ की सील का उपयोग करते हैं तो आपको जादुई मंत्रों का जाप करने की आवश्यकता नहीं है, जो गुप्त हमलों के लिए बहुत उपयुक्त है। लाथेल को पता था कि अगर कोई जादूगर बिना किसी की सुरक्षा के जादू कर रहा है तो वे आसानी से जानलेवा खतरे में पड़ सकते हैं। इंतजार। अचानक लाथेल को कुछ याद आया और वह तुरंत खड़ा हो गया। लाथेल ने अपना हाथ बाहर निकाला और धीरे से चिल्लाया, लाइटनिंग ड्रैगन। ग्रीव। पूरे अंतरिक्ष में एक गर्जना गूंज उठी और लाथेल की बांह के चारों ओर अनगिनत बिजली की किरणें दिखाई दी, लेकिन वे किरणें जल्दी ही एक दूसरे में विलीन हो गईं। फिर बिजली की एक विशाल किरण फूट पड़ी। यदि आप ध्यान से देखें तो ये बिजली से बना एक ड्रैगन है जो अविश्वसनीय गति से आकाश में भाग रहा है। 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट की गूंज अनगिनत विद्युत किरणों के साथ चारों ओर उड़ने लगी। जो दृश्य अभी घटित हुआ था उसे देखकर लाथेल स्तब्ध रह गया और उसने मन ही मन सोचा, जब से मैंने जादू का उपयोग करना शुरू किया है तब से इस प्रक्रिया में केवल 2 सेकंड से भी कम समय लगा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। लाथेल को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह घबरा गया और उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसने आत्महत्या कर ली, फिर पुनर्जीवित हो गया और फिर से थंडर ड्रैगन कौशल का उपयोग करना जारी रखा। परिणाम पहले जैसा ही था, किसी भी मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस कौशल का नाम चिल्लाने की जरूरत थी और वह इसका उपयोग कर सकता था। समस्या कहाँ है? लाथेल ने भौहें सिकोड़कर सोचा, हालांकि उसके पास बहुत कम जानकारी थी। उसके पास केवल एक कौशल है, थंडर ड्रैगन, इसलिए वह नहीं जानता कि समस्या कौशल की श्रेणी में है या क्योंकि यह एक सिस्टम कौशल है, इसलिए वह मंत्रों का जाप किए बिना इसका उपयोग कर सकता है। लाथेल ने अपना सिर हिलाया और पृथ्वी तत्व का उपयोग करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि कल वह लिलिथ या अकना से इस मामले के बारे में पूछ सकता है। वैसे भी अब वह जानता था कि अकना के पास भी बहुत सारी जानकारी थी, शायद लिलिथ से कमतर नहीं। लाथेल ने सोचा कि अगर उसे भविष्य में जानकारी की आवश्यकता होगी तो उसे लिलिथ के बजाय अकना से पूछना होगा, क्योंकि यह बेहतर होगा। यह अवश्य जानना चाहिए कि वह लिलिथ के साथ बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हालांकि यह क्रूर लग रहा था, वह वास्तव में उसके साथ बार बार बातचीत नहीं करना चाहता था। इसे आज सुबह जो हुआ उससे देखा जा सकता है, क्योंकि उसने स्वेच्छा से क्लेयर को अपना छात्र बनने दिया और यह उसे असहज महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। लाथेल ने अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना सिर हिलाया। उन्होंने पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। इस समय एक बुरी ऊर्जा उसके शरीर को घेरने लगी। हालांकि ये बुरा ऊर्जा स्रोत बिजली और आग की तात्विक जादुई ऊर्जा से बहुत कमजोर था। लाथेल ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक मृत अंत पर पहुंच गया हो। उसकी आग और बिजली की तात्विक ऊर्जा का उपयोग दुश्मनों पर हमला करने या खुद को बचाने के लिए उसके शरीर को ढकने के लिए किया जा सकता है। लेकिन मौलिक ऊर्जा पृथ्वी काफी अजीब है, क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। लाथेल जमीन पर बैठ गए और अनगिनत बार सोचने और प्रयोग करने लगे। जब तक सिमुलेशन स्पेस का समय खत्म नहीं हो गया तब तक उन्हें पृथ्वी तत्व का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं मिला। हालांकि उन्हें निराशा नहीं हुई। आखिरकार इस दुनिया में जादूगरों ने कई साल बिताए हैं और उन्हें अभी भी पृथ्वी तत्व को अनुकूलित करने का कोई तरीका नहीं मिला है। वह केवल 1 महीने से भी कम समय के लिए इस दुनिया में रहा है, तो वह इस दुनिया के संतों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? लाथेल जमीन पर लेटा हुआ था और आराम से घास, फूलों और हवा में मौजूद हर चीज की खुशबू महसूस कर रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलने दिया और अचानक उसके हाथ के बगल की जमीन थोड़ी ऊपर उठ गई, जिससे वह चौंक गया। डिंग। सिमुलेशन स्पेस के अंदर का समय समाप्त हो गया है। आखिरकार वास्तविक दुनिया में उसके पास उतना शांतिपूर्ण समय नहीं था जितना कि सिमुलेशन स्पेस में था। हमेशा महिला नायक उन्हें परेशान करने या उन्हें परेशान करने के लिए आती रहती थी। इसीलिए वह कभी कभी इच्छा करता है कि सिमुलेटेड स्पेस में समय दोगुना किया जा सके। ऐसा नहीं है कि उसके पास अभ्यास के लिए बहुत अधिक समय नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि वह आराम करने और शांतिपूर्ण पल का आनंद लेने के लिए इस स्थान पर 24 घंटे बिताने को तैयार था। वास्तविकता की ओर लौटते हुए लाथेल को नींद आने लगी। उनके लिए आज सिमुलेटेड जगह में अभ्यास करने से कई लाभ हुए। रात को अच्छी नींद लेने के लिए ये काफी था। अल्पविराम। शाही महल में कैथरीन अपने अध्ययन कक्ष में बैठी थी जब उसने कमरे के कोने में अंधेरे से अकना को बाहर आते देखा। उसने अकना की ओर देखा, सिर झुकाया और मेज पर रखे स्क्रॉलों की जांच करती रही और बोली, क्या युवा मास्टर ठीक हैं? अकना ने जमीन पर घुटने टेक दिए, अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, वह ठीक है महारानी। हालांकि ऐसा लगता है कि इमलेत ने उसे चिंतित कर दिया है। वह इमलेत के बारे में जानकारी ढूंढ रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि युवा मास्टर के इरादे क्या हैं, मैं निश्चित रूप से उसकी रक्षा करूंगा। कैथरीन ने फिर आह भरी और अपने हाथ में थमा स्क्रॉल मेज पर रख दिया। इमलेत। वह कुतिया पूरे करोल साम्राज्य और कई अन्य राज्यों की आर्थिक नब्ज पकड़ती है, हम उसे छू नहीं सकते। इसके अलावा मैंने इमलेत को चुप रहने के लिए भी कहा, ताकि शायद वह कुछ समय के लिए साम्राज्य को शांति से छोड़ दे। ये बस है, एक मार्क्विस को मार दिया गया था और उसका पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया। भले ही उसने चर्च फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया हो ताकि ऐसा लगे कि यह चर्च का काम है, फिर भी मुझे स्थिति को शांत करने में कुछ परेशानी हो रही है। हालांकि कैथरीन ने बाहर से ऐसा कहा था, लेकिन अपने दिल में वह अच्छी तरह से जानती थी कि इमलेत को मारना असंभव था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति या कुलीन योद्धा थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि इमलेत एक नायिका थी। यदि एक महिला नायक की मृत्यु हो जाती है तो डोमिनो प्रभाव उत्पन्न होगा, जिससे दुनिया ढह जाएगी और कई अन्य भयानक चीजें घटित होंगी। ये सुनकर अकना ने बस सिर हिलाया और कहा, जहां तक लाफेन की बात है, उसने एलेक के साथ एक सौदा किया था और उसे एक गोली मिली थी जिसे एलेक ने ट्रुथ पिल कहा था। लेकिन हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार वह गोली हमारे साम्राज्य में प्रतिबंधित एक शक्तिशाली मादक पदार्थ लगती है। मुझे डर है कि मुझे पता है आप किस बारे में बात करने वाले हैं। कैथरीन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने नहीं सोचा था कि एक मुख्य पात्र ऐसी घृणित चीजें करेगा।
तो महारानी, क्या आप चाहती हैं कि मैं लाफेन को लाथेल के सामने उजागर कर दूं, या आप चाहती हैं कि मैं उस गोली को किसी अन्य हानिरहित गोली से बदल दूं? कैथरीन ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं। भले ही आप इस मामले को लाथेल के सामने उजागर करें, उसकी दयालुता से वह फिर भी लाफियन को माफ कर देगा। उस दवा की औषधि तैयार करो और उसे पीने दो। इससे लैथेल को एहसास हो जाएगा कि उसकी दयालुता गलत व्यक्ति पर थी। इसके लिए धन्यवाद। हम सार्वजनिक रूप से लाफियन को लाथेल से अलग भी कर सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ। अकना ने सिर झुकाया और बोली, उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। ये देखकर कैथरीन के सुंदर लेकिन राजसी चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। अक्का, लगता है तुम युवा मास्टर को बहुत पसंद करती हो, है ना? अकना ने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, महारानी, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। मैं सिर्फ आपकी ब्लेड हूँ, मैं युवा मास्टर को पसंद करने के योग्य कैसे हो सकती हूँ? कैथरीन ने अपना सिर हिलाया, अक्का, मैंने तुमसे कहा था। खुद को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम एक समय एक राजकुमारी थी। अकना का चेहरा अचानक उदास हो गया। महारानी, वह अतीत की बात है, अब मैं सिर्फ आपका हत्यारा हूँ। मेरे हाथ गंदे हैं, अनगिनत लोगों के खून से लथपथ हैं। मैं युवा मास्टर से प्यार करने के लायक नहीं हूँ। कैथरीन ने आह भरी और कहा, ठीक है, युवा मालिक की रक्षा के लिए वापस जाओ। याद रखें, उसकी मदद के लिए औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करो। हाँ मेरी रानी, अकना ने सिर झुकाकर कहा, फिर पीछे हट गई और कमरे के कोने में अंधेरे में गायब हो गई। कैथरीन ने मेज पर रखे स्क्रॉलों को देखा जो एक छोटे से पहाड़ पर रखे हुए थे और थककर आह भरी, आह, मैं इन चीजों को कब हल कर पाऊंगी ताकि मैं अपने बेटे के साथ रह सकूं। यह एक वास्तविक सिरदर्द है। लाथेल, कृपया मेरी प्रतीक्षा करें। अल्पविराम। सुबह में लेथेल उठा, चार्लोट को देखा जो अभी भी सो रही थी, और धीरे से अपनी नींद की स्थिति को हमेशा की तरह समायोजित किया। वह खिड़की के पास बैठ गया और शांत वातावरण का आनंद लेते हुए बाहर फूलों के बगीचे को देखने लगा। एक और नया दिन और मैं अभी भी जीवित हूँ। धन्यवाद डंडाइट, धन्यवाद भाग्य की देवी, धन्यवाद सिस्टम। लाथेल बुदबुदाया। इसके बाद उन्होंने अपना दैनिक कार्य शुरू कर दिया। आज ही साइन इन करें। डिंग, आपने सफलतापूर्वक आज साइन इन कर लिया है। आपको आइटम प्राप्त हो गया है, 2 रंग का मौलिक पत्थर। आइटम को सिस्टम के संग्रहण स्थान में ले जाया गया है। वर्तमान में लेथेल के लिए 2 रंग के मौलिक पत्थर बहुत दुर्लभ नहीं है। आखिरकार उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे और ड्यूक के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति के साथ वह आसानी से 2 रंग के मौलिक पत्थर खरीद सकता था। इसके अलावा मैनेजर कीन ने उसे एक सुपर 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 वीआईपी कार्ड भी दिया ताकि वह केवल 50% छूट पर रत्न खरीद सके। ये देखकर भी लाथेल निराश नहीं हुए। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई अद्भुत चीजें मिली हैं। उसने सिस्टम के भंडारण स्थान से 2 रंग का मौलिक पत्थर निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। हालांकि जब वह पत्थर उसके हाथ में आया तो काल्ड्रॉन तुरंत बोला, एक 2 रंग का मौलिक पत्थर, असंभव। हे, लेथेल भी चौंक गया जब उसने काल्ड्रॉन की आवाज सुनी। ये सिर्फ 2 रंगों वाला मौलिक पत्थर है, इसमें इतना अजीब क्या है? काल्ड्रॉन को थोड़ा गुस्सा आया, क्या तुम मूर्ख हो? उस पत्थर को ध्यान से देखो। लाथेल ने उसके हाथ में मौजूद पत्थर को ध्यान से देखा। ये केवल टेनिस बॉल जितना बड़ा था, जिसमें 2 रंग सफेद और काला एक साथ मिले हुए थे। आपका क्या मतलब है? क्या तुम सच में नहीं जानते कि वह पत्थर क्या है? अगर मुझे पता होता तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं होती। लाथेल ने आह भरी। वह काल्ड्रॉन के बात करने के तरीके से असहज महसूस कर रहा था। क्या आप एक ही बार में सब कुछ सीधे सीधे नहीं कह सकते? आप हर वाक्य क्यों कहते रहते हैं और फिर मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे कि मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ? काल्ड्रॉन ने आह भरते हुए पूछा, मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको वह पत्थर कहाँ से मिला? लाथेल, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए। आखिरकार यह उसे सिस्टम द्वारा दिया गया था। वह ये बात काल्ड्रॉन को कैसे समझा सकता था? मैं ठीक है, अगर आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते तो इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। काल्ड्रॉन ने लाथेल की बातों को रोका और समझाया, जो पत्थर आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं वह वास्तव में 2 रंगों वाला मौलिक पत्थर है। हालांकि इसका एक और नाम भी है, व्हाइट ब्लैक स्टोन। लाथेल, ओए काल्ड्रॉन, ऐसा लगता है जैसे आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों से कम ही बात करते हैं, इसलिए आप बहुत ऊब गए हैं, लेकिन यह आपके लिए मेरे साथ मजाक करने का कोई कारण नहीं है। काल्ड्रॉन इतना गुस्से में था कि वह लाथेल को मुक्का मारना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसके हाथ नहीं थे। पहले मुझे बात खत्म करने दीजिए। व्हाइट ब्लैक स्टोन नाम तो सिर्फ अपनी भयावहता को छुपाने का नाम है, इसका असली नाम गॉड डेमन स्टोन है। नाम बहुत भयानक और बुरा लगता है। लाथेल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, तो इसका असर क्या है? इसका उपयोग आपको नायक या राक्षस राजा में बदलने के लिए किया जा सकता है। हे, लाथेल को लगा जैसे उसने गलत सुना है और फिर पूछा, स्पष्ट रूप से समझाओ। काल्ड्रॉन ने आह भरी और समझाना शुरू किया, ये बहुत समय पहले, प्राचीन काल से पहले आया था। उस समय सभी जातियां अभी भी रक्तपिपासु अवस्था में थीं, हमेशा एक दूसरे को मार रही थीं। हालांकि एक अधिक शक्तिशाली दौड़ दिखाई दी जिसने युद्ध के संतुलन को बाधित कर दिया, डीप एबिस रेस। उनके पास बेहतर ताकत थी और प्रजनन करने की उनकी क्षमता भूतों से भी अधिक भयानक थी। यही कारण है कि डीप एबिस जाति जल्दी ही इस दुनिया की अधिपति बन गई। लेकिन फिर 2 देवता प्रकट हुए, प्रकाश का देवता और अंधकार का देवता। वे सेना में शामिल हो गए और डीप एबिस जाति को हराने और उन्हें कैद करने के लिए अन्य जातियों का नेतृत्व किया। रसातल भगवान एक अमर प्राणी था जिसे मारा नहीं जा सकता था, इसलिए उन 2 देवताओं ने उसका दिल काट दिया और उसे ऐसी जगह कैद कर दिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि उस भयानक लड़ाई के बाद प्रकाश के देवता और अंधेरे के देवता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य देवताओं को एहसास हुआ कि उनके पास कोई अन्य दुश्मन नहीं है, इसलिए उन्होंने उन 2 देवताओं पर अपनी तलवारें उठाईं। क्या लाथेल को ऐसा लगा जैसे एक कथानक के उतार चढ़ाव से भरा उपन्यास है? एक साझा दुश्मन को हराने के लिए मिलकर काम करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। क्या ये कोई नया मकसद था? आपने सही सुना, किंगदंती में प्रकाश का देवता और अंधेरे का देवता बहुत शक्तिशाली हैं और यही कारण है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अन्य देवताओं पर शासन किया। लेकिन अन्य देवता हालांकि असंतुष्ट थे, उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे उन 2 देवताओं की तुलना में बहुत कमजोर थे। हालांकि एबिस भगवान के साथ लड़ाई के बाद वे घायल हो गए और अन्य देवताओं ने उन 2 देवताओं को मारने का अवसर लिया। अंत में वे दोनों देवता मर गए, लेकिन उनके दिल एक साथ विलीन हो गए, जिससे गॉड डेमन स्टोन नामक एक पत्थर बन गया।
इंतजार। लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, आपने अभी प्रकाश का देवता और अंधकार का देवता कहा है, ठीक है। तो इस पत्थर के नाम में दानव नाम क्यों है? क्योंकि अंधेरे का देवता दानव राजा है। ये सुनकर लाथेल को सिरदर्द होने लगा, ऐसा लगा जैसे ये थोड़ा परेशानी भरा है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जिसके पास ये पत्थर होगा वह वीर या राक्षस राजा बनेगा? लाथेल ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, लाथेल। ओए, मुझे लगता है कि आप पहले से ही बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपका मस्तिष्क उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाना शुरू कर रहा है ना? आप, काल ड्रॉन गुस्से में था, मेरा मतलब है, मैंने ऐसा कभी होते नहीं देखा, लेकिन केवल किंवदंतियों के माध्यम से सुना है। किंवदंती कहती है कि जब ये पत्थर प्रकट होगा, तो एक नायक प्रकट होगा, सभी जातियों को एकजुट करेगा और फिर से रसातल भगवान से लड़ेगा। लेकिन एक और समस्या भी है, उस पत्थर के अंदर दोनों देवताओं की नफरत भी रहती है। यदि आप इसका सावधानीपूर्वक उपयोग नहीं करते हैं और उनकी नफरत को आप पर हावी नहीं होने देते हैं, तो आप दानव राजा बन जाएंगे और इस दुनिया को नष्ट कर देंगे। कालड्रॉन की बातें सुनने के बाद लाथेल ने तुरंत पत्थर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। पत्थर दूर तक उड़ गया, आकाश में एक छोटी सी रोशनी में बदल गया और फिर गायब हो गया। ओह, ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी दुनिया बचाई है। हंडा। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि उसने खुद को लाथेल के नियंत्रण से बाहर कर दिया, एक बड़ी क्रैडी को बदल दिया और उसके सामने तैरने लगा। बिल्कुल, लैथेल ने कंधे उचकाए और कहा, मैं अभी अभी इस दुनिया को राक्षस राजा से मिला हूँ। दानव राजा, कालड्रोन ने असमंजस में पूछा। ये सही है, अगर वह मेरे हाथ में पत्थर डाले तो मैं एक राक्षस राजा बन जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन आप हीरो भी बन सकते हैं। हा, तुम्हें लगता है मैं हीरो बनूंगा? लाथेल टास्कर हंसी। यह, कालड्रॉन ने हकलाते हुए कहा, भले ही यह सिर्फ एक किंवदंती है, उस पत्थर के साथ आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, है ना? लाथेल ने अपना सिर हिलाया और भरा। उसे पता है कि वह मुख्य पात्र नहीं है। यदि वह उस पत्थर का उपयोग करता है और दो देशों की उसकी आत्मा को समाहित करता है, तो उसे डर है कि वह तुरंत खलनायक में एक सहायक चरित्र की जगह ले लेगा। इसके अलावा अगर वह हीरो बन गई तो क्या होगा? वह भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। कृपया, वह सिर्फ एक खुशहाल जीवन जीना चाहती है, कई धर्मों से शादी करना चाहती है और फिर बेहद खुशी के दिन की चाहत रखती है। दुनिया को खतरे में डालने के बारे में क्या? निदेह यह मुख्य पात्र के लिए है, उसकी कोई परवाह नहीं है और वह इसके बारे में नहीं जानना चाहता है। एक बात और, इसका संबंध देवताओं से है और वह एक सामान्य व्यक्ति है, इसलिए उसके उस पत्थर का अपने पास कोई रहस्य नहीं है। यदि वेजस को ये बात पता चली तो वे उसके सिर पर बिजली से प्रहार कर देंगे। बम, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहां कोई सपना या हरम नहीं बचेगा। इसलिए वह पत्थर बेहद खतरनाक है। हालांकि वह इतनी शक्तिशाली चीज के टुकड़े के लिए सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया या इसे बरकरार नहीं रखा, इसलिए इसे बनाना ही एकमात्र विकल्प था। तुम इतने कायर क्यों हो? कालड्रॉन चिल्लाया, यदि आप तुरंत बहादुरी दिखाते हैं तो आप पूरी दुनिया को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। तब आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक बहादुर व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं और मैं दुनिया या उसके जैसी किसी भी चीज पर शासन नहीं करना चाहता। लैथेल ने भाग वाले कंधे को उचकाया। मैं बस एक अच्छा जीवन और एक महान हरम चाहता हूं, यही काफी है। कालड्रोन ने हकलाते हुए कहा। अंत में उसे यह नहीं पता था कि लाथेल को कैसे सलाह दी जाए, इसलिए उसने चुप रहने का निर्णय लिया। हालांकि कालड्रॉन चुप था, फिर भी उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह नहीं जानता था कि पौराणिक कथा सच थी या नहीं, लेकिन वह दो रंगों के तात्विक पत्थर के वास्तविक आदर्श थे, जैसा कि उस कथा में वर्णित है। इसके अलावा उस पत्थर के अंदर की ऊर्जा बेहद भयानक थी और कालड्रॉन को भी उसके पास रखने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि जब लैथेल ने सुना कि पत्थर बहुत परेशानी का कारण बनेगा, तो बिना किसी चट्टान के पत्थर को फेंक दिया गया। कालड्रॉन ने आह भरते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कीमती और विशेष चीजों से समस्या है। जैसे ही आप ऐसी चीजें देखते हैं, आप तुरंत दूर हो जाते हैं या उन्हें फेंक देते हैं। क्यों? लाथेल ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था, भले ही मैं समझाऊं, फिर भी तुम नहीं समझोगे, इसीलिए। कालड्रॉन, तुम्हें ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए मुझे धन्यवाद देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि हम मुसीबत और खतरे की भयानक गड़बड़ी में फंस जाएंगे। क्या आपको चार्लोट के महल पर चर्च का छापा याद नहीं है? कालड्रॉन ने ये सुना और आह भरते हुए कहा, बेशक मुझे याद है, लेकिन क्या आप हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं? क्या आप मजबूत नहीं बनना चाहते? क्या आप अपने हाथों में और अधिक शक्ति नहीं रखना चाहते? लाथेल अचानक मुस्कुराया। वह खिड़की के पास रॉकिंग चेयर पर बैठ गया और बाहर देखने लगा। कालड्रॉन, अपने पूरे जीवन में अब तक तुमने कितने लोगों की जिंदगियां देखी हैं? कालड्रॉन ने हकलाते हुए कहा, उसे अतीत याद आया। उन्होंने कई लोगों को महान फार्मासिस्ट जादूगर बनने में मदद की थी, हालांकि उनके साथ आए लोगों की संख्या केवल एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। लाथेल को भी ऐसा अनुमान लग रहा था। वह हंसे और बोले, हाँ, मैं समझता हूँ कालड्रॉन, शायद आपने कई लोगों को महान अस्तित्व बनाने में मदद की है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि आप कुछ लोगों से मिले हैं, आप तुरंत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि हर कोई एक जैसा है। कालड्रॉन, शायद आपके साथ आए लोग पहले महान इंसान बनना चाहते थे, लेकिन हर कोई वैसा नहीं बनना चाहता। किसान बस यही चाहते हैं कि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के बिना अच्छी हों। व्यापारी थोड़ा अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। लेखक बस आशा करते हैं कि उनके हाथ अभी भी कलम पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं और उनका दिमाग अभी भी रचनात्मक होने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इस दुनिया में हर तरह के रंग हैं और लोगों की इच्छाएं और लक्ष्य बेहद अलग अलग हैं। मेरे लिए बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना, लंबी उम्र जीना और एक खुशहाल हरम रखना ही काफी है। ये सुनकर कालड्रॉन ने आह भरी और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप पोप से भी अधिक पोप जैसे हैं। हा, लाथेल ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। इसके अलावा उस पत्थर के बिना भी मैं अभी भी खुशी से रह सकता हूँ। जहां तक उस पत्थर की बात है, मुझे लगता है कि दुनिया को बचाने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति इसे उठाएगा। लाथेल ने बोलना समाप्त किया और कंधे उचकाए, फिर बाहर चला गया। उसे उस पत्थर को फेंकने का कोई अफसोस भी नहीं हुआ। उसके लिए वह पत्थर कुछ ऐसा था जो उसके लिए दुर्भाग्य लेकर आया। अल्पविराम। बेहतर महसूस करने के बाद एलेक ने एन्चांटर के चिकित्सा कक्ष को छोड़ दिया। कल की तरह अगर वह ज्यादा देर रुका तो उसे ज्यादा पैसे देने होंगे। एलेक को बेहद असहज महसूस हुआ, क्योंकि अब वह आधिकारिक तौर पर सर्वहारा वर्ग का हिस्सा बन गया था। उसे याद आया कि जब वह पहली बार करोल आया था, तो वह अपने साथ 20,000 से अधिक सोने के सिक्के और कई अन्य सामान लाया था। अंततः उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। एलेक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है।
अब मुझे पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा? वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। रुको, रोलेन, ये सही है, उसने बहुत सारे काम किए होंगे। स्तर के मिशन, पैसे पाने के लिए मुझे बस उसे ढूंढना होगा। बोलने के बाद एलेक ने रोलेन से संपर्क करने के लिए अपना आईडी कार्ड उठाया, लेकिन जैसे ही उसने आईडी कार्ड अपने हाथ में रखा, उसने उसे दूर से इमारत से बाहर निकलते हुए देखा। रोलेन, हा, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। एलेक संतोषपूर्वक मुस्कुराया और वह धीरे धीरे रोलेन की ओर बढ़ा। निस्संदेह वह तेजी से नहीं चल सका। वर्तमान में उनके घावों को बेहतर बनाने के लिए अब उनके पास कोई रिकवरी दवा नहीं है और उनके पास अपनी खुद की रिकवरी दवा बनाने के लिए पर्याप्त सामग्रियां भी नहीं है। रोलेन, एलेक चिल्लाया। रोलेन दूरी पर था, उसका सिर झुका हुआ था और वह बेहद थकी हुई लग रही थी। अचानक उसने एलेक की आवाज सुनी, जिससे वह चौंक गई। आवाज की दिशा में देखते हुए उसने कहा, मास्टर। रोलेन के हाव भाव देखकर एलेक को थोड़ा अजीब लगा। उसने भौहें सिकुड़कर पूछा, क्या कुछ हुआ? आपने मेरे एडवेंचरर आईडी कार्ड में कितना सुधार किया है? आपने कितना पैसा कमाया है? ये सुनकर रोलेन का चेहरा अनीमिया से पीड़ित व्यक्ति की तरह पीला पड़ गया। मैं एलेक को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाया, आप झिझक क्यों रहे हैं? रोलेन की आंखें गीली थीं, मानो वह रोने वाली हो। उसने धीरे से कहा, मास्टर, मुझे क्षमा करें, आपका साहसी आईडी कार्ड बंद है। ये तो बंद निकला। रुको, एलेक चौंका, उसका चेहरा भी रोलेन की तरह पीला पड़ गया। क्या आप कह रहे हैं? मेरा एडवेंचरर आईडी कार्ड भी बंद है। ये सही है। रोलेन ने सिर हिलाया और एलेक से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। क्या तुम? एलेक ने रोलेन की ओर इशारा किया। वह बहुत देर तक झिझकता रहा, न जाने क्या कहे। अंत में वह केवल यही पूछ सका, क्यों? रोलेन ने दांत पीस लिए और कुछ नहीं बोली। ये देखकर एलेक और भी क्रोधित हो गया। उसने उसे पकड़ लिया और एडवेंचर सेंटर के अंदर खींच लिया। मास्टर, आप मेरा इंतजार करें। नहीं, एलेक चिल्लाया, क्या आप जानते हैं कि वह साहसी आईडी कार्ड कितना महत्वपूर्ण है? अगर मैं वह कार्ड खो दूं, तो मैं कैसे जीऊंगा? एलेक को निराशा महसूस हुई। भले ही वह एक फार्मासिस्ट जादूगर है, उसके पास वर्तमान में तैयार करने और फिर बेचने के लिए कोई पैसा या औषधीय सामग्री नहीं है। एलेक और रोलेन अंदर दाखिल हुए, रिसेप्शन डेस्क पर गए और एक खूबसूरत महिला रिसेप्शनिस्ट से मिले। फिर उसने पूछा, माफ करें, मेरा नाम एलेक है और मैं अपने एडवेंचरर आईडी कार्ड के बारे में पूछना चाहता हूं। महिला रिसेप्शनिस्ट ने एलेक को देखा और भौहें चढ़ा लीं और एक कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था। क्या आप मुझसे थोड़ा दूर रह सकते हैं? ठीक है। आपका क्या मतलब है? आप मुझे नीच दृष्टि से क्या देख रहे हैं? ये देखकर एलेक ने यही शब्द चिल्लाए जो वह बार बार कहता था। ये सही है, महिला वैज्ञानिक ने कहा, तुम बहुत बेकार हो। फायर पास खड़ी हर कोई हथियारबंद भूखा है। उसके बगल की भीड़ भी दूर हट गई और उसकी ओर इशारा करके गपशप करने लगी। बहुत बढ़िया, उस युवा ने अपने शरीर पर क्या मलाया था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी मल खा रही हूँ। वह इतना सड़ा हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह अभी अभी किसी नबादान में नहाया हो। जाहिरा पर वह एलेक सुपर स्पेशलिटी एक्सप्लोर डेजी है, जो अपनी डेजी मैनी को चिपकाने के बारे में डिंगे पसंद करती है। क्या ये वही है? हे भगवान, शैतान, एक्सप्लोर डेजी यहाँ है। यह अध्याय NOBIN के माध्यम से पहली बार चित्रित हुआ। एलेक, क्या तुम मूर्ख हो? मैं फ्लॉप नहीं हो रही हूँ, ठीक है, रोलेन। एलेक ने रोलेन की ओर देखते हुए कहा, रोलेन। हालांकि रोलेन कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था और उसे पता ही नहीं चला कि कब। वह सुंदर लड़की इतनी स्टाइलिश थी, उसके टुकड़े से वह भावुक हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मर गया है। ड्रावना, ये पहली बार है जब मैंने किसी के अरब लोगों को देखा है। हत्या, एक्सप्लोर डेजी किलर, जल्दी करो, जल्दी से उसे गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा दल को बुलाओ। एलेक ने दांत पीस के लिए उनके क्रोधित विद्वज्जनों के समान जो फुटने ही वाला था। अचानक अपनी डेजी में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ, जिसके कारण उसने रोलेन को छोड़ दिया। धत्तेरी की, एलेक ने बुदबुदाया, मैं नाराज नहीं हो सकता, अन्यथा मेरी डेजी फिर से फट जाएगी। रोलेन जमीन पर गिर गया और अचानक जागा, फिर तेजी से पीछे हट गया और अपनी नाक ढक ली। ये दृश्य देखकर एलेक और भी क्रोधित हो गए और उनके दोस्त डोब नसें पेड़ की स्ट्रेटजी की तरह उभर आए। इस बार एलेक्स महिलावादी ने मुच्चा की ओर से पूछा, मैं पूछ रहा हूं कि मेरा एडवेंचर कार्ड लॉक क्यों है? महिला समीक्षक एक अतिरिक्त मास्क लेकर आई, बर्नहे सिकोड्रीन पेपर्स का एक थॉक आउटलुक और कहा, बस आपका मिशन पूरा होने की दर 0% है, इसके अलावा आप लोगों को बहुत नुकसान भी होता है। क्या? एलेक शौका, उन्होंने रोलेन की ओर से देखा, मासूम और अभिव्यक्ति का निरीक्षण, और महिला रिसेप्शन की ओर से देखा, क्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं? महिला विशेषज्ञ ने नारनहे चैट ली और जारी किया, वर्तमान में आपके पास 400,000 से अधिक सोने के क्लिप का मतलब है, यही कारण है कि आपका डेलिवल आधार कार्ड बंद है। एलेक, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, है ना? एलेक ने हकलाते हुए कहा, 400,000 सोने के सिक्के। मैं 400,000 सोने के सिक्के वादक हैं। ये सही है। महिला समीक्षक ने सिर हिलाया, आंखों में आंखें भरी थी, बिना इस बात का जरा भी भाव आया कि वह अपने साथ मजाक कर रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ? एलेक ने गंभीर महिला व्याख्याता को देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। महिला विशेषज्ञ ने रोलेन की ओर से अपनी बात कही और कहा, आपको पता नहीं है, लेकिन वह भर्ती है। जो भर्ती हुए उनमें से वे सभी आकर्षक दिखे और यहाँ तक कि खोज विवरण वाले और गंतव्य केंद्र को भी बहुत नुकसान हुआ। ये सुनकर एलेक ने अपने मुंह से कहा, क्या यहाँ कोई मिथक है? वह एक हत्यारा है। मेरा मतलब यह है। एलेक हकलाने को लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए या समझाया जाए। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह कौन है। महिला समीक्षक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे केवल इस बात की परवाह है कि उसने काम पूरा किया या नहीं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं उनके द्वारा स्वीकार किए गए कुछ खोजों और खोज सामग्री को पढ़ सकता हूँ। महिला समीक्षक ने थॉक से पेपर का एक टुकड़ा निकाला, फिर पढ़ा, F रैंक मिशन, एक मार्क्विस की खोई हुई बिल्ली को। ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि रोलेन को F रैंक मिशन मिला। एलेक को कोई अजीब बात नहीं लगी। अंतिम कार्ड उसका डेविलियल वैल्यूएशन कार्ड की रैंक कुल मिलाकर है, इसलिए वह केवल निम्नतम मूल्य की खोज को ही स्वीकार कर सकता है। महिला टिप्पणीकार ने बयान जारी किया, मिशन पूर्ति, 50 सोने के सिक्के, पूरा करने के लिए आवश्यक समय 3 दिन।
एलेक ने सिर हिलाया। आखिरकार यह एक निम्न स्तरीय मिशन था, एक खोई हुई बिल्ली को नेटवर्क। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि रोलेन हत्यारे के रूप में असफल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के दौरान वह लड़की रोलेन की वजह से गलती से उस बिल्ली की मौत हो गई। इसके अलावा उसने 15 लोगों को भी घायल कर दिया और 2 घरों को नष्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। कुल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की कीमत 40,000 से अधिक है। एलेक, उसे लगा कि रोलेन ने कुछ अप्रभावी काम किया है। सिर्फ 50 सोने के सिक्के की तलाश में 40,000 से ज्यादा सोने के सिक्के का कर्ज बदला गया। तुमने क्या किया, रोलेन? एलेक की आवाज ठंड से भरी थी। रोलेन अब सिर झुकाए खड़ी थी। हकलाते ने अपनी शर्ट का कोना पकड़ लिया और लगातार उसे रांगाती रही। मैं उस बिल्ली का पीछा करता रहा। वह एक छोटी कैसीनो में भाग गई। उस कैसीनो के अंदर वे मुझे परेशान करना चाहते थे, इसलिए मैं। क्या आप इन्हें पीटते हैं? एलेक ने अपना माथा पकड़ लिया और नष्ट कर दिया। लेकिन वे मुझे परेशान करना चाहते थे, मैं उन्हें ऐसा नहीं दे सकता। एलेक ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें बस पैसों की जरूरत है। अंत में तुमने उन्हें घायल कर दिया और 2 घरों को नष्ट कर दिया। क्या तुम मुझे एक महान व्यक्ति मानते हो? रोलेन चिल्लाया। उसकी अंतःविषय वलय मानो वह रोने वाली हो। उसे अन्य पुरुषों द्वारा नापसंद किया गया था और एलेक ने अपना बचाव नहीं किया, बल्कि उसे डांटा। अभी और है। महिला समीक्षक ने पेपर का एक और टुकड़ा लिया और जारी किया। उसने एक रैंक एफ मिशन को स्वीकार कर लिया। एक अर्ल के लिए फूलों के बर्तनों की सफाई की। खोज की पूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के हैं। उसने पूरे फूलों के सितारों को नष्ट कर दिया और 40 विशेष फूलों को जला दिया। कुल नुकसान 37,000 सोने के सिक्कों की थी। एलेक, आपने ये क्या किया? एलेक ने टूटी फूटी आंखों से रोलेन की ओर देखा। मुझे नहीं पता। मुझे अभी एक दीपक जल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दीपक घास पर क्यों गिर गया। रोलेन ने कॉमिक्स की कोशिश की। जितना अधिक मैंने आग बुझाई, वह बिल्कुल ही अधिक जल गई और अंततः पूरा गार्डन आग में डूब गया। एलेक ने अपना माथा पकड़ लिया। वह तुम पर टूट पड़ा और बोला, क्या तुम धूमकेतु की ओर देख रहे हो? इतने बदकिस्मत क्यों हो? रोलेन को भी बेहद अन्याय महसूस हुआ। उसने अपना सिर लिया और उसे एलेक की ओर से देखने की बात नहीं हुई। महिला विशेषज्ञ ने पेपर का एक और टुकड़ा लिया और जारी किया। डी रैंक मिशन, 4 अन्य डेयरडेविल लोगों के साथ गोबलिन के एक समूह को रोकें। 200 सोने के सिक्के प्रदान करें। ये सुनकर एलेक थोड़ा उत्सुक हो गया। उसे पता चला कि रोलेन एक हत्यारा है। इस तरह का युद्ध शैली का मिशन निश्चित रूप से ठीक है। भले ही उसने इस बार मिशन पूरा कर लिया, लेकिन उसके साथ गए सभी 4 दल घायल हो गए और गांव से ज्यादा नष्ट हो गया। कुल प्लांट की कीमत 170,000 सोने के सिक्के है। एलेक, इस बार उसने रोलेन से कुछ नहीं पूछा था। उसने बस इतना भरते हुए कहा, बस अब और मत पढ़ो। अच्छा, महिला सलाहकार ने कंधे उचकाए और कहा, कुल सैनिक शुल्क 400,000 सोने के सिक्के हैं। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपका एडवेंचरर पहचान कार्ड लॉक कर दिया जाएगा। भागने की उम्मीद न करें। आपकी सारी जानकारी सभी साहसिक पर्यटन में प्रकाशित की गई है। आप कहीं भी जाएं तो आपको अपना कर्ज चुकाना होगा। वास्तव में आपने आवश्यक ऋण राशि 500,000 सोने के सिक्के चुकाए हैं। क्या बात है? और 100,000 सोने के सिक्के क्यों चाहिए? एलेक चौंका और चिल्लाया। आपके द्वारा नष्ट किए गए एडवेंचर सेंटर का सम्मान और प्रतिष्ठा, आपको हमें अतिरिक्त 100,000 सोने के सिक्के के साथ स्टॉक देना होगा। आपका कुल कर्ज 500,000 सोने के सिक्के का है। एलेक ने अपना मुंह खोला। उसे ऐसा लगा जैसे वहां आंचल की ताह तक गिर गया हो। उस पर लिलित के 180,000 सोने के सिक्के और 4 सितारा गोलियां वामपंथी थीं। उस पर उस डॉक्टर के 700,000 सोने के सिक्के थे। अब उन पर एडवेंचर सेंटर के और 500,000 सोने के सिक्के हैं। उनका कुल कर्ज 1,380,000 सोने के सिक्के और 4 स्टार गोलियां हैं। फफ, एलेक ने मुंह से खून थूका। उसे अपने आसपास का वातावरण घूमता हुआ महसूस हुआ, जैसे वह किसी रोलर कोस्टर पर बैठा हो। एलेक लगभग गिर पड़ा। उसने खुद को जगाए रखने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने दिल में भाग्यशाली महसूस कर रहा था। क्योंकि अगर वह गिर गया तो उसकी डेजी टूटती रहेगी और निश्चित रूप से इससे उसका कर्ज भयानक रूप से बढ़ जाएगा। एलेक रोना चाहता था, लेकिन वह रो नहीं सका। यदि वह क्रोधित होना चाहता था तो उसे डर था कि उत्तेजना का असर उसकी डेजी पर पड़ेगा। उसने रोलेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें आग उगलती हुई प्रतीत हो रही थीं। एलेक ने फिर से महिला रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छा, हमने इस स्थिति के बारे में भी सोचा है, इसलिए मैं आपके एडवेंचरर आईडी कार्ड को अनलॉक करने में आपकी मदद कर सकता हूं। क्या सच में? एलेक ने खुशी से कहा। इंतजार, महिला रिसेप्शनिस्ट ने उदासीनता से कहा, बेशक, हमारी एक शर्त है। आपके साहसी आईडी कार्ड के अंदर 500,000 सोने के सिक्कों का कर्ज होगा। जब आप कोई खोज पूरी करते हैं तो इनाम का 90% कर्ज के लिए काट लिया जाएगा। इसके अलावा आपको उन सभी खोजों को पूरा करना होगा जो एडवेंचरर सेंटर आपको निर्दिष्ट समय के भीतर भेजता है। क्या आप समझते हैं? एलेक ने आह भरी। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि एडवेंचरर आईडी कार्ड तब तक दोबारा जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि वह खो न जाए। हालांकि उनकी जानकारी एडवेंचरर सेंटर के रिकॉर्ड में सहेजी गई थी। इसका मतलब यह था कि चाहे वह किसी भी अन्य साहसिक केंद्र में जाए, उसकी जानकारी अभी भी वही होगी और उस पर भारी मात्रा में कर्ज होगा। इस महिला रिसेप्शनिस्ट ने जो योजना प्रस्तावित की वह बेहद उचित थी। भले ही उन्हें कर्ज चुकाने के लिए बोनस का 90% भुगतान करना पड़ा, फिर भी कम से कम उनके पास 10% पैसा बचा हुआ था। अच्छा, क्या आप सहमत हैं? ये सुनकर एलेक ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। कुछ प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एलेक अंततः अपना साहसी आईडी कार्ड वापस पाने में सक्षम हो गया। उसने रोलेन को बाहर निकाला और आसमान की ओर देखा। थोड़ा हताश महसूस कर रहा था। तुमने मुझे निराश किया, रोलेन, एलेक ने कहा। उसकी आवाज बेहद ठंडी, गुस्से वाली थी और इसमें कुछ हद तक जानलेवा इरादे भी झलक रहे थे। हालांकि उनकी भावनाएं उचित थीं। अचानक उस पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया, उसकी स्थिति में कोई भी नाराज हो जाएगा। रोलेन ने बेहद भ्रमित महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। ज्ञात हो कि जब वह डार्क क्लाउड संगठन में थी तब उन्होंने बेहद कठिनता वाले कई मिशनों को अंजाम दिया था। बावजूद इसके उसने उन कार्यों को त्रुटिहीन तरीके से पूरा किया। लेकिन जब वह यहाँ पहुंची तो सबसे सरल कार्यों के लिए भी रोलेन को समझ नहीं आया कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर क्यों थीं। इसके कई बेहद भयानक परिणाम भी हुए, जिससे एलेक का साहसी आईडी कार्ड लॉक हो गया और उस पर भारी मात्रा में कर्ज चढ़ गया।
हालांकि रोलिन को सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई। एलेक उसका मालिक था, लेकिन उसने उसका बचाव नहीं किया। इसके विपरीत उसने उसे दोषी ठहराया। रोलिन डार्क क्लाउड पर लौटना चाहता था, लेकिन ऑर्डर दिए जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। जिस क्षण से उसे आदेश मिला, एलेक स्वामी उसका था। रोलिन ने सिर झुकाया और कहा, क्षमा करो मास्टर, मुझे ये दावा बहुत कठिन लगता है। ये बहुत ही सरल कार्य है, यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। एलेक ने नाराज होकर कहा, तुम क्या एक धूमकेतु हो? तुम मेरे लिए इतने दुर्भाग्य से लेकर आए, तुम क्या चाहते हो? रोलिन केवल अपना सिर झुकाकर सुन सकता था, क्योंकि उसे बताया जा रहा था। उसे सिराई मछली और कुछ न कहने पर एलेक को और भी कमजोर महसूस हुआ। लेकिन उसे इस विनाशकारी पर भौतिक प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, न तो उसे डर है कि उसकी डेजी एक ही बार में टूट जाएगी। मास्टर सावधान! रोलिन ने अचानक एक गाड़ी को तेजी से अपने ओर आते देखा। उसने तुरंत एलेक को एक तरफ झुका दिया। कच्चे माल की गाड़ी को उछाला गया और फिर दूर तक चलाया गया, जैसे कि वह पागल हो। रोलिन ने गाड़ी को जाते हुए देखा और राहत की सांस ली, साथ ही मन में सोचा, हे, मैंने बस एक बार अपने मालिक को बताया, निश्चित रूप से वह फिर से नाराज नहीं होगी। रोलिन ने अपना सिर कुया और एलेक को जमीन पर बैठा देखा। उसका चेहरा सफेद हो गया, फिर लाल हो गया, फिर बेरंग हो गया। एलेक ने अपनी पसलियों को चौड़ा किया और अपना मुंह बंद किया। उसका शरीर जोर से कांप रहा था। उसकी डेजी से खून बाहर गिरा दिया गया, जिससे रोलिन चौंक गया। एक मास्टर, आप! ठीक इसी समय आकाश से एक पत्थर अत्यंत तीव्र गति से नीचे गिर गया। बम स्टोन एलेक के सिर पर लगा। टक्कर का समीकरण यह था कि एलेक 5 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और वह जमीन पर फंस गया। उसका सर और डेजी खून की जमीन पर गिर गया, जिससे रोलिन बुरी तरह डर गया। मालिक! उसने जमीन पर काले और सफेद पत्थर देखे और उसे खंडित करते हुए कहा, मास्टर फी कारण बेहोश हो गए हैं, चले जाओ। रोलिन ने पत्थर आकाश में फेंक दिया। बल प्रबल था कि वह प्रकाश की किरण में बदल गया, जो आकाश में चमक गया और फिर लुप्त हो गया। सभी के लिए नाश्ता तैयार करने के बाद लाथेल को एक पिल्ले और पिल्ले जैड का एक टुकड़ा मिला। अकना के शामिल के उस किताब में करोल मैजिक अकादमी का परिचय था और पील जैड का स्लाइस रोइन का प्रवेश उपहार था। अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के, मूल पत्थर और कुछ अन्य वस्तुएं थीं। बेशक अंदर कुछ कपड़े भी थे, शायद करोल मैजिक अकादमी की पृष्ठभूमि। पैंट्स की गुणवत्ता भी बहुत कुछ थी, संभावित कालड्रॉन के अनुसार रैंक भी। इसके बाद लाथेल अत्यंत सहज महसूस करते हुए ऑर्केस्ट्रा के अंदर दिखाया गया। उसने दूर से पहाड़ को देखा, फिर वहां पर अचल संपत्ति बनाने का निर्णय लिया। नौकर एक मोटर गाड़ी ले जाना चाहता था ताकि वह आसानी से चल सके, हालांकि उसने मना कर दिया क्योंकि वह चलना चाहती थी। लाथेल धीरे धीरे दायरा अभिलेख से घटित होते हुए सुदूर पर्वत की ओर चला गया। रहते चलते उसने इधर उधर देखा। इसमें कहा जा सकता है कि हालांकि यह स्थान एक उद्यान था, तथापि यह बहुत बड़ा था। इसके अलावा कुत्तों में छोटे जंगल की तरह कई छोटे जानवर और पक्षी भी थे। ऐसा लगता है आप बहुत सहज महसूस कर रहे हैं और आपको उस पत्थर पर कोई पछतावा नहीं है। हा। जब लेथेल ने कालड्रॉन को चिल्लाते हुए सुना तो वह जोर से हंसा। मुझे अफसोस क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह पत्थर बहुत कमजोर है। भले ही वह आपको हीरो बनने में मदद न करे, लेकिन उस पत्थर के अंदर की थोड़ी सी ऊर्जा आपको मजबूत बनाने के लिए काफी है। कालड्रॉन ने समन किया। मुझे भी इसमें कोई नहीं मिला। लाथेल ने कंधे उचकाए। मूलतः पहले तो उसे भी वह पत्थर अच्छा लगा। आखिरकार यह एक पौराणिक वस्तु थी। हालांकि इसे न बनाए रखने के उनके पास 2 कारण थे। पहला कारण तो यह है कि वो किसी भी तरह की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। लाथेल ने सिर्फ पत्थर का नाम सुना और जान लिया कि यह उसके लिए नहीं बल्कि पुरुष नायक के लिए है। और निश्चित रूप से उनका मानना है कि पत्थर प्राप्त करने से पुरुष नायक एक नायक बन जाएगा और आसानी से अपने अंदर की घृणित ऊर्जा को नियंत्रित कर सकेगा। वह ऐसा क्यों दर्शाता है? क्योंकि वह एक पुरुष नायक है। पुरुष नायक। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहनी बंद हैं। इसमें यह पता लगाना होगा कि मुख्य पुरुष पात्र कौन है। वे भाग्य की देवी के बच्चे हैं, जो दुनिया की इच्छा से संरक्षित हैं और जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान है। इसी प्रकार पुरुष नायक अप्रभावी कार्य कर सकता है, जो सामान्य है। दूसरा कारण यह है कि उसके पास एक सिस्टम है। जब तक वह जीवित है और हर दिन साइन इन करता है, 10 साल या 100 साल बाद उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहता है। तो उसे ऐसे पत्थर के लिए क्या उपयोग है? इसलिए अन्य लोगों के लिए वह पत्थर बेहद अद्भुत चीज है जो उनकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन लेथेल के लिए ये सिर्फ एक साधारण पत्थर था। नहीं, ये वह पत्थर था जो उसके लिए दुर्भाग्य से लाया गया था। कालड्रॉन ने लेथेल की एक्सप्रेशन का अध्ययन किया। उसने यह नहीं सोचा कि वह झूठ बोल रही है और इसलिए वह भरी हुई है। तुम बहुत अजीब हो। हे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अजीब नहीं हूँ। लेथेल ने भाग वाले कंधे को उचकाया। इसके अलावा क्या कभी किसी नायक ने उस पत्थर से बनी मूर्ति देखी है? लाथेल के प्रश्न से आश्चर्यचकित होकर कालड्रॉन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, वास्तव में अतीत में कुछ नायक थे जो उस पत्थर के दुर्भाग्य से प्रकट हुए थे। मैं विशेष रूप से नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ आए लोग भी उन नायकों के मित्र थे। तथापि कुछ हुआ। यह महसूस करना कि कालड्रॉन को कुछ कहना मुश्किल है। लाथेल ने पूछा, ये सही है? कालड्रॉन ने उत्तर दिया, इसके बारे में केवल सुना है, मैंने इसे नहीं देखा। प्रकट होने वाले पहले नायक के पास पत्थर की आपदा प्रकाश और काले जादू का उपयोग करने की क्षमता थी। वैसे उसकी पृष्ठभूमि एक किसान की थी, इसलिए वह लोगों का विरोध नहीं कर सका और वह दानव राजा बन गया। कुछ ही समय बाद दूसरा नायक भी सामने आया। वह बेहतर था और वह एक कुलीन व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। वास्तव में राक्षस राजा की शक्ति बहुत अधिक थी। नायक इसका विरोध नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा नायक एक छोटे राज्य का राजकुमार था और उस पर अन्य राज्यों पर हमला करने वाले थे। नायक बनने के बाद उसने लगभग सभी राज्यों को तेजी से हराकर एक कर दिया। बेशक उसने राक्षस राजा को भी हरा दिया था, हालांकि वह सत्ता का बहुत लालची था। अंत में उसके शासन में दर्द और भय के अलावा कुछ नहीं था। यही कारण है कि उसके चच को नष्ट कर दिया गया था। चौथे विस्थापित और छठे पत्थर के अंदर अपमान को सहन नहीं कर सके। 7वां व्यक्तित्व प्रकट हुआ और वह पिछले 6 की तुलना में बहुत बेहतर था, लेकिन वह बहुत बदनाम था क्योंकि उस समय रसातल भगवान भी जाग गए थे। और वह भी मर गया। ये देखकर दंग रह गए। लेथेल कांप उठा। क्या आप एक डरावनी कहानी बता रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वह कोई देव दानव पत्थर नहीं है, बल्कि वह पुराना पत्थर जैसा है। जो कोई भी उस पत्थर के संपर्क में आता है, यदि वह मेरा नहीं तो वह राक्षस राजा बन जाएगा। यदि वह नायक बन जाएगा तो वह भी मर जाएगा।
क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति उन नायकों से बेहतर है? एक, यह, काल्ड्रॉन ने हकलाते ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से उस पत्थर का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हो सकते हैं। आपका अंतर्ज्ञान पूरी तरह से गलत है। लाथेल ने कंधे उचकाए, तो क्या उसके बाद कोई और नायक सामने आया? काल्ड्रॉन ने जारी रखा, हाँ, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें नायक एक ही समय में प्रकट हुए। उन्होंने एबिस लॉर्ड को नष्ट करने के लिए एक समूह बनाया। हालांकि एबिस भगवान एक अमर अस्तित्व है, इसलिए वे केवल एबिस भगवान को कैद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उनमें आंतरिक संघर्ष हुआ और उनमें से 4 ने एक दूसरे को मार डाला। 2 लोग मर गए, एक राक्षस राजा बन गया और दूसरा बिना किसी निशान के गायब हो गया। तब से मैंने किसी अन्य नायक के प्रकट होने के बारे में नहीं सुना है। या क्योंकि मैं चार्लोट के महल में इतने लंबे समय से हूं कि मुझे नहीं पता कि कोई और नायक प्रकट हुआ है या नहीं। लाथेल ने यह सुनने के बाद तिरस्कारपूर्वक कहा, ओए, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उस पत्थर का उपयोग कर सकता हूं? जैसा मैंने कहा, काल्ड्रॉन को भी उलझन महसूस हुई और उसने कहा, यह सिर्फ मेरा अंतर्ज्ञान है। लेकिन आपको इसे इस तरह फेंकने की जरूरत नहीं थी, है ना? चुप रहो, लाथेल गुस्से से चिल्लाया, किसी चीज को इतना मौत से भरा रखने का क्या फायदा? लाथेल ने आह भरी, वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था क्योंकि उसने उस पत्थर को तुरंत फेंक दिया, अन्यथा। उन्होंने आगे कहा, कॉलेड्रॉन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जो कुछ भी मेरा नहीं है, चाहे हम उसे कितनी भी सावधानी से रखें, वह गायब हो जाएगा। जो कुछ भी मेरा है, अगर मैं उसे फेंक भी दूं तो वह मेरे पास वापस आ जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? समझ गया, मैं भी बच्चा नहीं हूं। बोलते हुए काल्ड्रॉन ने आह भरी। लाथेल ने संतुष्टि से सिर हिलाया, बेशक उसे विश्वास नहीं था कि पत्थर उसके पास वापस आएगा। यह असंभव था, अभी अभी उसने उस पत्थर को फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, शायद अब वह पत्थर पहले से ही किसी और के पास है। हा हा हा, उसे खुशी हुई क्योंकि उसका अंत पिछले 11 नायकों जैसा नहीं होना था। बम! अचानक उसके सामने कुछ गिरा, जिससे वहां की जमीन थोड़ी धंस गई। लाथेल चौंका और उसने आगे की ओर देखा, जो उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर था। उल्का, वह डर के मारे बुदबुदाया। लाथेल उस स्थान के पास पहुंचा जहां वह अजीब वस्तु गिरी थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि वह क्या थी। चूंकि गिरने का बल इतना तीव्र था कि जो चीज अभी गिरी वह मिट्टी की एक परत के नीचे दब गई। लाथेल नीचे बैठ गया और अपने हाथों से ऊपर की मिट्टी खोदने लगा। अचानक उसकी उंगलियां उस चीज को छू गईं जो अभी अभी गिरी थी। उसने भौहें सिकोड़कर उसे उठा लिया। आश्चर्य, उसके हाथ में देव दानव पत्थर था। लाथेल, हंडा, ओए, आपने अभी अभी ऐसा कहा। काल्ड्रॉन ने हकलाते हुए कहा, तुम्हारा क्या है, अगर तुम इसे फेंक भी दोगे तो ये तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, है ना? लाथेल चुप था, जान पड़ता है, वाह। इससे पहले कि काल्ड्रॉन अपनी बात पूरी कर पाता, लाथेल ने तुरंत पत्थर फेंक दिया। इस बार लाथेल ने उसे फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पत्थर को प्रकाश की किरण में दिखाई देता है और आकाश में खो जाता है। देखो, लाथेल ने राहत की सांस ली और कहा, आपने अभी क्या कहा? मैं स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। हांडा, आइए मान लें कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अल्पविराम। उसी समय रोलेन ने वास्तविक लंबाई वाले एलेक को सड़क पर खींच लिया। वह इसलिए रो नहीं रही थी क्योंकि एलेक गंभीर रूप से घायल हो गया था, वह इसलिए रो रही थी क्योंकि एलेक बहुत सुग्गा को भुगतान करना पड़ा था। रोलेन को अपना नाक ढकने के लिए कपड़े केक के टुकड़ों का उपयोग करना पड़ा ताकि उसे एलेक के शरीर से राइड वाली साड़ी हुई गंध न सुननी पड़े। वह एक गाड़ी भी बुलाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक, वास्तव में उसके पास पैसा था, लेकिन यह वह पैसा था जिससे वह शादी करने के लिए बच रही थी। इसलिए वह गाड़ी विक्रय के बजाय एलेक को सड़क पर घसीटना पसंद करेगी। एलेक भी इस समय बहुत दुखी है। वह सिर और नितंबों में गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब रोलेन ने अपने प्लास्टिक इंजीनियर को सड़क पर घसीटा था, जिससे उसकी बट सड़क की सतह से खाई जा रही थी, जिससे घाव से और भी अधिक खून बह रहा था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रोलेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह सड़क पर कई नीचे ढह गई और लहूलुहान हो गई। परंतु वह हिला नहीं सका, केवल उसकी निजी अभी भी जागृति थी। उसने प्रार्थना की कि मेडिकल स्टेशन की दूरी अधिक न हो, अन्यथा उसे मेडिकल स्टेशन का स्थान मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड N012 BJN के माध्यम से हुआ। ठीक इसी समय आकाश में एक पत्थर की भयानक गति नीचे की ओर दिखाई दी। बम, फफ, स्टोन एलेक के पेट में दर्द हुआ, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया और वह बेहोश हो गई। मालिक, रोलेन टाइम लॉयड स्टोन को रोका नहीं जा सका और केवल तब देखा गया जब उसे एलेक के पेट में महसूस हुआ। धत्तेरी की, रोलेन को अब अत्यधिक क्रोध आ रहा था। उसने पत्थर को हाथ में लेकर पकड़ लिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे आकाश की ओर फेंक दिया। मास्टर, चिंता मत करो, मैंने बहुत दूर तक पत्थर फेंक दिया। हा, ये निश्चित रूप से आपको अंतिम नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मालिक, मास्टर अब सांस नहीं ले रहे हैं। मैं करो, मेरा मालिक मर गया है। मास्टर, आप मर गए हैं, इसलिए मैं आपको ले लूंगा। इसी तरह, जब से आप मर गए हैं, पैसे का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? मेडोस। हे, रोलेन ने अपने दिमाग में एक बात कही और चौंक कर कहा, नहीं, मेरे एलेक से चुराए गए पैसे का कोई इरादा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब मास्टर था। मेडोस, शांत हो जाए, मैं मेडोस हूँ जिसने आपको ऑर्डर भेजा है। मेडोस, जो परेशान था, बोला। वह थोड़ा थका हुआ था और पछतावा महसूस कर रहा था क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने रोलेन की खूबसूरती को थोड़ा सील करने का सुझाव दिया था। यह कोई सीलिंग नहीं है, यह उनकी सहयोगी बुद्धि पर आधारित है। मेडोस, क्या आप एक वरिष्ठ प्रबंधक हैं मेडोस? रोलेन ने संदेह से पूछा। ये सही है, मेडोस ने उत्तर दिया। तुम कहाँ हो? मैं शांति क्यों नहीं देख सका? रोलेन ने चारों ओर देखा, मेडोस को खोजने की कोशिश कर रहा था। देखना बंद करो, मेडोस ने ये कहा और कहा, मैं एलेक के अंदर शरण ले रहा हूँ। अंदर छुपे हुए एलेक। रोलेन चौंका, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम दोनों पहले ही इस स्तर पर पहुंच गए हो। मेडोस, तुम क्या सोच रहे हो? मेरी आत्मा एलेक के हार के अंदर निवास कर रही है। रोलेन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर धीमी आंच पर रही थी। उस अभिव्यक्ति से आपका क्या मतलब है? आप क्या सोच रहे हैं? हे, क्षमा करें, प्रबंधक। रोलेन ने अपना सिर खुजलाया और कहा। मेडोस माल में वह हौंफ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई आत्मा उसे इतना क्रोधित कर सकती है। एलेक मेरा नहीं है, मेडोस ने कहा, उसे एंकर टावर के मेडिकल रूम में ले जाओ, मैं उसे तब तक जीवित रखूंगा।
हे, तो इसका क्या मतलब है कि वह मेरा नहीं है? रोलेन चिल्लाया। मेडोस, चुप रहो, वह चिल्लाया, आखिरकार एलेक गरीब स्वामी है। भला ही वह थोड़ा अधिक मूर्ख, विचित्र और विचित्र हो, फिर भी वह एलेक गरीब स्वामी है। तुम्हें उसकी प्रति निष्ठा होगी, समझे? मुझे समझ आ गया। रोलेन ने मित्रता से हिलाया सिर। अच्छा, इसे एन्चेंटर टावर के अस्पताल में ले जाओ, मैं तब तक इसे जीवित रखूंगा। लेकिन रोलेन ने शर्माते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। होह, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता, फेस पास अभी भी बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मेरी बात सुनो, तुम इसे उधार दोगे, बाद में वह बड़े पैमाने पर पैसे वापस ले लेगा। रोलेन चौंक गया और पीछे हट गया। नहीं, ये पैसा है जो मैंने शादी करने के लिए किया था। अगर मेरे पास ये पैसा नहीं होगा तो मेरी शादी कौन करेगी? मेडोस को बेहद खराब सिरदर्द महसूस हुआ। क्या तुम, आपका हो, तुम एलेक के नौकर हो, तुम निश्चित रूप से भविष्य में उसकी महिला प्रेमी बन जाओगे। अब आपको उस पैसे का उपयोग अपने भविष्य में निवेश के रूप में करना चाहिए। बाद में जब वह सफल हो जाएगा और एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जिसकी हर कोई प्रशंसा करेगा, तो आपको गर्व होगा कि आप उसकी महिला हैं। लेकिन रोलेन ने अपना सिर खुजलाया, उसे निर्णय लेना बेहद मुश्किल लग रहा था। इसके अलावा रोलेन को याद आया कि अभी क्या हुआ था। एलेक उसकी रक्षा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे पैसे उधार नहीं देना चाहती थी। पर्याप्त, मेडोस चिल्लाया। रोलेन, यह एक आदेश है, उसे अपना पैसा उधार दो, अन्यथा मैं डार्क क्लाउड को आदेश भेजूंगा ताकि वे तुम्हें दंडित कर सकें। रोलेन की आंखें गीली थीं, मानो वह रोने वाली हो। उसकी आंखों में उदासी, निराशा और गुस्सा था। ठीक है, मैं सहमत हूँ, रोलेन ने उदास होकर कहा। मेडोस ने आंख भरी। रोलेन, बाद में तुम्हें एहसास होगा कि आज का तुम्हारा निर्णय बेहद सटीक और स्मार्ट था। रोलेन ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने आकाश की ओर देखा। दूरी में एक चकाचौंध रोशनी दिखाई दी, लेकिन रोलेन स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि यह एक काला और सफेद पत्थर था जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये फिर वही पत्थर है। रोलेन ने एलेक की ओर देखा। वह उसे बचाना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे बचाना भी नहीं चाहती थी। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेडोस गुस्से से चिल्लाया, उसे बचाओ, जल्दी करो। पत्थर की चपेट में आने से बचने के लिए रोलेन ने अपने दांत पीस लिए और एलेक को दूर खींच लिया। वह उसे खींचकर एक छोटी और गंदी गली में ले गई और रुक गई, फिर राहत की सांस ली। अजीब बात है, वह पत्थर वापस क्यों आया? रोलेन बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है? कोई मास्टर को मारना चाहता है। बम, एक विस्फोट हुआ और धूल उड़ गई, जिससे पूरा स्थान ढक गया। रोलेन उस समय चौंक गई जब वह विस्फोट उसके ठीक बगल में हुआ। जहां से विस्फोट हुआ था, वहां से दूरी बनाए रखते हुए वह उछल पड़ी। धूल धीरे धीरे छट गई, जिससे एलेक की पीठ पर पत्थर से चोट लगने की छवि सामने आ गई। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था और वह खून के तालाब के बीच में पड़ा हुआ था। मास्टर, आप इस समय सचमुच मर चुके होंगे, है ना? रोलेन ने झट से कहा। यदि आप मर चुके हैं तो मुझे आपको पैसे उधार देने की जरूरत नहीं है ना? मेडोस, आप चिंता मत करो। रोलेन ने मेडोस को अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया, इसलिए उसने वह पत्थर उठाया जिसने एलेक पर हमला किया था और कहा, मैं तुमसे बदला लूंगी। इस बार मैं इसे बहुत दूर फेंक दूंगी, इतनी दूर कि मुझे नहीं पता कि कितनी दूर तक मैं चला जाऊंगा। इंतजार, मेडोस तुरंत चिल्लाया, वह पत्थर। हाँ, रोलेन ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को फेंकते हुए चिल्लाया। जैसे ही पत्थर उसके हाथ से छूटा, उसने उसके चारों ओर हवा का भयानक दबाव बनाया, फिर धूमकेतु की तरह सीधे आकाश में उड़ गया। धिक्कार है, रोलेन, क्या तुमने नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? मेडोस गुस्से से चिल्लाया। अरे, आपने अभी क्या कहा? रोलेन ने असमंजस में पूछा। मैंने अभी कहा, रुको, क्या तुमने सुना नहीं? हे, क्षमा करें, मैंने वास्तव में मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। मेडोस, उसे लगा कि रोलेन ने उसे स्पष्ट रूप से सुना है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या आप जानते हैं कि वह पत्थर कौन सा है? मुझे नहीं पता, रोलेन ने उत्तर दिया। मैं बस इतना जानता हूं कि पत्थर ने मेरे मालिक को घायल कर दिया है, इसलिए मुझे बदला लेना ही होगा। मेडोस इतना गुस्से में था कि वह खून उगल देना चाहता था, लेकिन वह एक आत्मा थी, इसलिए वह खून नहीं उगल सका। निस्संदेह, वह जानता था कि वह पत्थर कौन सा था। आखिरकार, वह काफी समय तक जीवित रहे थे और उन्होंने कई प्राचीन पुस्तकें और दस्तावेज पढ़े थे। हत्यारे संगठन डार्क क्लाउड का मैनेजर बनना आसान नहीं था और इससे पता चलता था कि वह कोई साधारण किरदार नहीं था। भले ही मेडोस ने उस पत्थर को केवल 2 बार देखा, वह जानता था कि यह गॉड डेमन स्टोन था, एक ऐसा पत्थर जो किसी व्यक्ति को भगवान की शक्ति और अधिकार प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि रोलेन उसकी बात नहीं सुनेगा और तुरंत पत्थर फेंक देगा। हालांकि ऐसा पहली या दूसरी बार नहीं हुआ है, तो यह समझा जा सकता है कि पत्थर एलेक के पास आया था, लेकिन रोलेन ने उसे रोक दिया। मेडोस ने उस व्यक्ति को लगातार डांटा जो रोलेन की आधी बुद्धि को सील करने का विचार लेकर आया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति वही था। ठीक है, जल्दी से उसे एन्चांटर टावर के चिकित्सा कक्ष में ले जाओ, मेडोस ने आंख भरते हुए कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब रोलेन के साथ क्या करना है। इस अध्याय की शुरुआत की उत्पत्ति का पता N0B3LN से लगाया जा सकता है। अल्पविराम, लाथेल अंततः दूर पहाड़ पर पहुंच गया था। उसे एहसास हुआ कि महल से पहाड़ की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक थी। इस तरह के विशाल बगीचे का मालिक होने के लिए एक व्यक्ति को कितना अमीर होना चाहिए? शायद वह इसकी कल्पना नहीं कर सका क्योंकि गरीबी ने उसकी कल्पना करने की क्षमता को सीमित कर दिया था। लाथेल को एक पेड़ मिला और वह बैठ गया, बहुत सहज महसूस कर रहा था। लेथेल, अचानक काल्ड्रॉन बोला, मुझे लगता है कि वह पत्थर तुम्हारे पास लौट आएगा। लाथेल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, कॉलड्रन, यह अभी एक संयोग था। शायद जब मैंने वह पत्थर हवा में फेंका तो वह एक पक्षी को लगा, जिसके कारण वह यहाँ गिरा। इस बार की बात अलग है, मैंने उसे बहुत दूर फेंक दिया था, अब शायद कोई उस पत्थर को ले गया है। मुझे भी लगता है कि जिस व्यक्ति को वह पत्थर मिला है वह निश्चित रूप से एक नायक है। हाँ, ये दुनिया निश्चित रूप से उस व्यक्ति द्वारा बचाई जाएगी। लेकिन काल्ड्रॉन ने हकलाते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा अंतर्ज्ञान मुझसे क्यों कह रहा है कि पत्थर निश्चित रूप से तुम्हारे पास लौट आएगा। लाथेल ने हंसते हुए कहा, हाँ, काल्ड्रॉन, आपका अंतर्ज्ञान पूरी तरह से बम उद्धरण चिन्ह ... गलत। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पत्थर उसके सामने गिर गया। इस बार पत्थर उससे केवल 1 मीटर की दूरी पर था। हाँ, काल्ड्रॉन अब जोर से हंसा, ओए, मैं स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता।
आपने अभी अभी किसका अंतर्ज्ञान गलत कहा? आपने अभी क्या कहा है? आप अभी क्या कह सकते हैं? ओए ओए ओए, काल्ड्रॉन ने बात की और लेथेल को अपने दांत पीसने पर बेहद असहज महसूस हुआ। ऐसा क्या हो सकता है? उसकी नियति से जुड़ा हो ये पत्थर? नहीं, वह देवताओं के पोर्टफोलियो में फंसना नहीं चाहता था। इंतजार, लेथेल को अचानक एक समस्या का प्रश्न आया, अगर मैं इसे फेंकना जारी रखूंगा तो ये ठीक नहीं होगा। तब एलेक, वह एक पुरुष नायक है। जब तक मैंने उसे इस पत्थर की दीवार पर चढ़ाया, वह निश्चित रूप से इसका उपयोग कर सकता है। इस प्रकार ये पत्थर फिर कभी मेरे पास नहीं आता। लेथेल को लगा कि यह योजना खराब नहीं है। आखिरकार एलेक एक मुख्य पुरुष पात्र है और यह पत्थर निश्चित रूप से एक ही से संबंधित है। इसलिए उसे इसे फेंकना रिलीज रखने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस इसे एलेक को देने की जरूरत थी और उसकी सारी इच्छाएं हल हो गईं। ध्यान से देखने के बाद लेथेल को बेहद सहज महसूस हुआ। वह पास आया, पत्थर के ढेर और भंडार स्थान में रख दिया। अच्छा, आपने किस ध्यान से सोचा है? आप उस पत्थर का क्या उपयोग करना चाहते हैं? काल्ड्रॉन ने कहा। लाथेल ने कंधे उचकाए, नहीं, ये बस है। मुझे बस एक समाधान मिला है जो इस पत्थर से स्थापित किया जा सकता है। के बाद वह काल्पनिक दुनिया की ताजी हवा का आनंद लेते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई। इसके अलावा उसने किताब छापी जो अकना ने उसे अभी दी थी और पढ़ना शुरू कर दिया था। उस किताब में जो कुछ था वह एक सामान्य अकादमी के नियम थे। निस्संदेह आंतरिक जादू के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम भी थे। इसमें कई संग्रहालयों का भी परिचय दिया गया है जिसमें छात्र अकादमी के अंदर आगे सीखने के लिए चयन कर सकते हैं। हालांकि जिस चीज ने लाथेल का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह मैजिक अकादमी की प्रवेश मांग में बदलाव था। इस साल होगा बड़ा बदलाव। पहले को 3 राउंड में बुलाया जाएगा। पहले दौर की प्रतिभा की गुणवत्ता की जांच करना है। सभी साधकों को इस राउंड में भाग लेना होगा। हालांकि बड़े परिवार के सदस्यों या उच्च श्रेणी के रईसों को स्वीकार किया जाता है, भले ही उनकी प्रतिभा के मानक न हो। द्वितीय दौर की युद्ध क्षमता का परीक्षण करने का दौर है। 3 से 5 लोगों की एक टीम ढूंढनी होगी और बनाना होगी। सभी को एक जंगल में ले जाया जाएगा और उस जंगल के अंदर चुनौती दी जाएगी। प्रतियोगिता की सामग्री की घोषणा कल की जाएगी और अंतिम राउंड में दूसरे राउंड के नेता सबसे मजबूत व्यक्ति को एक दूसरे से लड़ेंगे। बेशक सबसे मजबूत व्यक्ति को करोल मैजिक अकादमी की शिक्षा से एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने सिर हिलाया को अपनाया और फिर भी उन्हें यह पसंद नहीं आया। तथापि जादू अकादमी का आकर्षण कुछ ऐसा था जिसका वह विरोध नहीं कर सके। पहला राउंड टैलेंट टेस्ट था। लेथेल को पता था कि उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची है, हालांकि वह एलेक से आगे नहीं निकल सका। यदि वह एलेक से प्रतिस्पर्धा करता है तो वह खलनायक बन जाएगा। और हाँ, खलनायकों का अंत बार बार अच्छा नहीं होता। निस्संदेह प्रतियोगिता के दूसरे दौर में वह समय है जब मुख्य पुरुष पात्र एलेक चमकेगा। उसके पास जादू तलवार चलाने की प्रतिभा है और वह निकट युद्ध में शामिल हो सकती है और जादू का उपयोग कर सकती है। इसके अलावा एलेक के पास ब्लैक रोज फ्लेम भी है, इसलिए नए छात्रों की तुलना में उसकी प्रतिभा की शक्ति लगभग बेजोड़ है। अंततः तीसरा राउंड संभवतः ये राउंड पब्लिक होगा ताकि हर कोई देख सके। और लेल के बारे में एक बात में चित्रण हो सकता है, ये वह दौर होगा जहां एलेक इस हद तक लचीला हो सकता है कि हर कोई उसे याद दिला सके। लाथेल ने कहा, पुरुष नायक बहुत अच्छा होता है, हमेशा ध्यान आकर्षित किया जाता है, प्रशंसा की जाती है और यहाँ तक कि उसके साथियों से भी प्यार किया जाता है। ठीक है, मुझे प्यासलू की बर्बादी नहीं है, बस मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यदि एलेक प्रसिद्ध है तो निश्चित रूप से कई खलनायक और अन्य लोग उसके पास आएंगे। शायद फिर उसे मेरी कोई परवाह नहीं रहेगी। इन बातों के बारे में एक विचार के बाद लाथेल को बेहद सहज महसूस हुआ और वह कल का इंतजार कर रहा था। कल मुझे दिखाना चाहिए कि मैं कितना जीवंत हूँ। उसने टिप्पणी की, यदि यह अर्थ रैंक एफ के रूप में दिखाई देती है तो सुंदर लड़कियों से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी प्रतिभा बहुत अधिक है तो मुझे डर है कि इससे एलेक क्रीड हो जाएगा। लाथेल ने आहा भारी, एलेक एक पागल कुत्ते की तरह है जिसे हर कोई चाहता है। अगर मैं उसे बताऊं कि मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी है तो मुझे डर है कि उसने मुझे भी काट दिया। लेकिन मेरी सर्वोच्च प्रतिभा केवल भी है, क्या वह आपसे दोस्ती करेगी? यदि अन्य जादूगरों को पता चले कि लाथेल क्या सोच रहा है तो उन्होंने उसे लाठियों में डुबो दिया। ये भी सिर्फ है, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इंसान कह सकता है? पता होना चाहिए कि रैंक डी प्रतिभा से किसी को प्रसिद्ध डेजी बनाया जा सकता है और वे एक समृद्ध जीवन जी सकेंगे। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और विद्वानों को भंडार स्थान में वापस रख दिया। उन्होंने उस अंतरिक्ष रत्न की जांच जारी रखी जो राइन ने उन्हें दिया था। ये रत्न सोने की तरह पीला है, लेकिन ये कुछ हद तक रुका हुआ था और इसे कुछ हद तक सुंदर आभा खराब थी। मणि के ऊपर कुछ अजीबोगरीब सफेद अक्षर भी थे जो किसी न किसी तरह के फैन डांस की तरह लगातार घूम रहे थे। बच्चे, यह अंतरिक्ष रत्न कोई साधारण चीज नहीं है। इसकी रैंक निश्चित रूप से ए या इससे भी अधिक है। लाथेल ने काल्ड्रॉन को सुना और चौंका दिया। रैंक ए? क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? ये सही है, काल्ड्रॉन ने बताया, इस रत्न की गुणवत्ता रैंक ए है, लेकिन यह आपको इसके मालिक के रूप में पहचानने के लिए कई प्रकार के मंत्रों से सुसज्जित है। उन मंत्रों में इस रत्न की रक्षा करने, चोरी रोकने और इसका पता लगाने का कार्य भी होता है। इसके अलावा रत्न एक प्रकार के जादू से सुसज्जित है जो लोगों को 80 स्तर के मास्टर या उससे अधिक के घातक हमले से बचा सकता है। ये सुनकर लाथेल ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह अंतरिक्ष रत्न अद्भुत है। रेने, धन्यवाद, वह बड़बड़ाया। लाथेल ने यह भी नहीं सोचा था कि राइन उसे इतनी कीमती चीज देगी जबकि वह अभी तक उसकी मदद नहीं कर सका। उसने अपना सिर हिलाया और दिल में सोचा कि अगर भविष्य में राइन को मदद की जरूरत होगी तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। लेथेल को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने अंतरिक्ष रत्न के अंदर देखा। अंदर कई मौलिक पत्थर थे और कुछ उसकी प्रतिभा के लिए उपयुक्त थे। स्वाभाविक रूप से अधिकांश तात्विक पत्थर पृथ्वी और अग्नि तत्व वाले पत्थर हैं जो रैंक एफ से डी तक थे। उच्चतम ग्रेड एक त्रिरंग का मौलिक पत्थर था। हालांकि उसने सोचा कि उसे अभी उस पत्थर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अंतरिक्ष रत्न के अंदर स्क्रॉल हैं, कुल मिलाकर 4 स्क्रॉल थे। लाथेल ने एक पुस्तक ली और उसे खोला। उन्होंने महसूस किया कि यह पुस्तक उन्हें एक प्रकार के अग्नि जादू कौशल का उपयोग करने का निर्देश देती है। इसके अलावा कौशल का स्तर काफी ऊंचा था। रैंक डी। ये स्क्रॉल, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? क्या आप पहली बार जादुई कौशल स्क्रॉल के संपर्क में आ रहे हैं? लाथेल ने अपना सिर खुजलाया और कहा, हे, ये सही है। काल्ड्रॉन ने आह भरी, ठीक है, मुझे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। जादुई कौशल स्क्रॉल एकल उपयोग वाली वस्तुएं हैं।
अरे, आपका क्या मतलब है? अगर मैं इसका उपयोग करूं, तो क्या ये गायब हो जाएगा? ये सही है, लेकिन मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं? लाथेल ने असमंजस से पूछा। कार्लड्रॉन ने समझाया, मैजिक स्क्रॉल की प्रकृति यह है कि यह एक प्रकार की जादुई वस्तु है। उनके निर्माता सभी उच्च स्तरीय जादूगर या ऋषि हैं। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो बस उस तत्व से संबंधित जादुई ऊर्जा को स्क्रॉल के साथ मिला दें जिसके बारे में स्क्रॉल के अंदर का कौशल बात करता है, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद की विशिष्ट प्रक्रिया शायद आपके लिए इसे स्वयं अनुभव करना बेहतर होगा। ये सुनकर लाथेल ने भौहें चढ़ाई, वहां कोई जोखिम नहीं होगा, है ना? बेशक वहां है, कॉलड्रॉन ने कहा। आमतौर पर, यदि आपकी प्रतिभा कम है और आप अपनी प्रतिभा से उच्च रैंक वाले स्क्रॉल का उपयोग करते हैं, तो दो परिदृश्य होंगे। पहले परिदृश्य में आपकी जादुई ऊर्जा स्क्रॉल के अंदर की ऊर्जा से परेशान हो जाएगी, जिससे नियंत्रण खो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर लाथेल कांप उठा, यह महसूस करते हुए कि यह स्थिति कुछ परिचित थी। ये सही है, जब उन्होंने एलेक की सलाह का पालन किया और बाहरी प्रकृति से जादुई ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। अंत में, उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सका और वह लगभग मर गया। सौभाग्य से, उसके पास प्रणाली और 5 रंगों वाला मौलिक पत्थर था, इसलिए वह अब तक जीवित रहने में सक्षम था। कार्लड्रॉन ने आगे कहा, दूसरे परिदृश्य में, आप कौशल स्क्रॉल के अंदर जादू सीख सकते हैं, हालांकि उस कौशल की शक्ति अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर होगी। समस्या यह है कि आपकी प्रतिभा रैंक स्क्रॉल में कौशल रैंक से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा, उच्च रैंकिंग कौशल का उपयोग करने के लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा और अन्य चीजों का उपभोग करने की आवश्यकता है। एक तीसरा परिदृश्य है जहां आप प्रतिभाशाली हैं। भले ही आपकी प्रतिभा का स्तर कम है, यदि आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा है और आपके पास कौशल का उपयोग करते समय खपत होने वाली ऊर्जा की मात्रा को नियंत्रित करने की पर्याप्त क्षमता है, तो आप आसानी से सफल होंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ये परिदृश्य अक्सर नहीं होता है और इसकी केवल 1% संभावना है। ये सुनकर लाथेल ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वह इस स्क्रॉल से कौशल सीख सकता है। आखिरकार इस स्क्रॉल में कौशल केवल रैंक डी है और उसकी प्रतिभा फायर रैंक बी है। इसलिए उसने सोचा कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लाथेल ने अपनी अग्नि जादुई ऊर्जा को स्क्रॉल में डालना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद स्क्रॉल ने एक चकाचौंध रोशनी उत्सर्जित की और अनगिनत प्रकाश कणों में बदल गया। वे प्रकाश कण उसके शरीर में विलीन हो गए और फिर लुप्त हो गए। लाथेल को अचानक एहसास हुआ कि वह अपने ऊर्जा स्थान के अंदर था। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में एक बहुत बड़ा शब्द अग्नि देखा जो चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ग्रीव। अचानक अन्ना दहाड़ा, फिर आग शब्द से टकराकर आकाश में उड़ गया। हालांकि जैसा उसने सोचा था वैसा कोई विस्फोट नहीं हुआ था। अन्ना ने अग्नि शब्द से सारी रोशनी आसानी से अवशोषित कर ली। लैथेल के अनुमान के अनुसार यह प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई, इसमें संभवतः केवल 10 सेकंड लगे। अग्नि शब्द को आत्मसात करने के बाद एना दौड़कर नीचे आई, लाथेल के चारों ओर उड़ी और कहा, ये कौशल बहुत सरल है, मैं बहुत अधिक जटिल अनुष्ठानों के बिना इसका उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकती हूँ। बेशक। एना ने अपनी लंबी जीभ निकाली और उसकी गर्दन को चाटा। मुझे आपकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। लाथेल कांप उठा, उसे अन्ना की जीभ से निकलने वाली गर्म अनुभूति महसूस हुई जिसने उसकी त्वचा को जला दिया। अगली बार कृपया मुझे चाटना बंद करो, लाथेल ने नाराज स्वर में कहा। हा, क्या तुम शर्मीले हो, या क्या तुम मुझसे डरते हो? एना ने कहा कि उनकी आवाज पहले से कहीं अधिक स्त्रीयोचित और आकर्षक हो गई है। लाथेल ने भौहें सिकोड़कर कहा, दोनों। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने दूंगा, लेकिन ये कौशल क्या है? मुझे ये भी नहीं पता कि यह किस प्रकार का कौशल है। नजदीक से देखें, एना ने कहा, फिर वह आग की लपटों में बदल गई और आकाश में उड़ गई। बम। आग के गोले फूटे और 9 आग के गोले में बदल गए जो जमीन पर गिर गए। प्रत्येक आग के गोले का व्यास 2 मीटर से अधिक था। बम 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 अल्पविराम। लगातार घटक हो रहे थे। 9 विस्फोट हुए और जमीन में 9 छेद हो गए। हालांकि लैथेल दूर खड़ा था, फिर भी वह आग के गोलों के भयानक तूफान को महसूस कर सकता था। यह आश्चर्यजनक है, ये कौशल केवल रैंक डी है, यह इतना मजबूत क्यों है? लाथेल बुड़बुदाया। यह मेरे लिए धन्यवाद है। एना ने फिर से उसके पास आए और उसे चौंका दिया। आप हे। एना हंसी। इस कौशल को चारिंग फील्ड कहा जाता है। वास्तव में, ये कौशल एक विस्तृत दूरी का आक्रमण कौशल है और प्रत्येक आग के गोले का व्यास 50 सेमी से कम है। हालांकि सबसे अच्छी फ्लेम की शक्ति और आग को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता के लिए धन्यवाद, इस कौशल की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। वर्तमान में, ये रैंक सी कौशल के बराबर है। इससे लाथेल की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने पूछा, तो इस प्रोत्साहन का उपयोग करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत सरल। एना ने अपनी सामने की ओर इशारा करते हुए अपनी लंबी जीभ निकाली और धीरे धीरे अपनी छाती को चाटा। लाथेल कांप उठा और क्रोधित से चिल्लाया, मैंने कहा, मुझे मत चाटो। हा, एना ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। लैथेल ने बरनहे से कोड़ लीन। उसे लगा कि अन्ना और भी अजीब बातें कर रही है। पहले तो वह उसे घृणा भरी आंखों से देख रही थी, पर अब वह उसे बदनाम कर रही थी। लाथेल ने ये भरा और कहा, ठीक है, मजाक करना बंद करो। एना ने सिर हिलाया और कहा, बस अपने विचारों का उपयोग करें और मुझे ऑर्डर करें। मैं आपके विचारों का पालन करूंगा और आपको जादू का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में मदद करूंगा। इसका मतलब है, लाथेल को अचानक कुछ दिखाई दिया। उसने कहा, क्या मुझे जादुई छड़ी का उपयोग और जादुई मंत्र पढ़ना नहीं है? मूलतः एना ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, आप ऐसा नहीं करते। उसने कुछ असंगत से पूछा। एना ने सिर हिलाया, अपनी लंबी जीभ फैलाई, उसे असली सांप की तरह सामने घुमाया और कहा, ये सही है। जादू की माला और मंत्र ऊर्जा को प्रसारित करना और उन्हें बढ़ावा देने का एक तरीका है। लेकिन मैं आपके पास हूँ, मेरा स्वभाव अग्नि तत्व है, इसलिए मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मेरे द्वारा अपमानित विद्यार्थी के लिए भुगतान किए बिना। सुनने के बाद लैथेल को ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में एक धोखा देने वाला सॉफ्टवेयर मिल गया हो। यह विचार करने के लिए कि जब अन्य जादूगर अभी भी मंत्रों का जाप कर रहे थे, तब वह शीघ्रता से कौशल का उपयोग करने में सक्षम था। इंतजार। लैथेल ने अचानक एलेक के बारे में सोचा। एलेक के पास अब ब्लैक रोज फ्लेम है, जिसका अर्थ ये भी है कि वह ऐसा कर सकती है। जैसा कि पुरुष नायक से साहसिक की तरह होता है, उसके पास से ही इस तरह का धोखा शुरू होता है। ऐसा लगता है, उनकी लचीली और चेहरे पर तमाचा मारने वाली यात्रा बेहद सहज होगी, बिना किसी बाधा के। हालांकि लाथेल को यह नहीं लगा कि यह अनुचित या हितकर था। वह असल दुनिया में लौट आए और कार्लड्रॉन से पूछा, कितना समय? गया।
लगभग 1 घंटा। इससे हैरान लाथेल ने सिरिया को हिला दिया। अचानक एक व्यापारी की उपस्थिति हुई और उसकी ओर से चला गया। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, युवा गुरु, कोई है जो तुम्हें पाना चाहता है। कोई मुझे देखना चाहता है। हाँ, ये क्लेयर है। लाथेल ने बरनहे चढ़ाकर ने कहा, मैं उसे देखना नहीं चाहता। लेकिन नौकरानी लिटिल झिझकी। उसने कहा कि तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। मालिना और मर्दियन की परिभाषा के बारे में। लाथेल ने ये सुना और एक पल के लिए मांगा। नौकरानी ने आगे कहा, युवा मालिक, मुझे पता है कि मैं आपको ये निर्देश देने के योग्य नहीं हूं कि क्या करना है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको क्लेयर से खरीदारी करनी चाहिए। हम क्यों? क्या वह आपको मालिना की अगली योजना के बारे में बता सकता है? लाथेल ने बरनहे सिकुड़कर ने कहा, लेकिन उसने वादा किया था कि वह मुझसे अब और कोई बात नहीं करेगा। नौकरानी ने सिर हिलाकर कहा, मालिक, आपकी योजना में सैकड़ों छेद हैं। आखिरकार क्लेयर एक नौकरानी है, वह सब कुछ तय नहीं कर सकती है। मालिना की पॉलिसी के बारे में आपको पहले से सचेत कर लेना चाहिए क्योंकि वह कर सकती है। इसके अलावा, भले ही एलेक ने आपको परेशानी नहीं दी हो, वह किसी और को ऐसा करने दे सकता था। इसे वादे के साथ विश्वास नहीं कहा जा सकता। यह विस्मयकारी लाथेल ने आभारी, उन्होंने असल में उन बिल्डरों के बारे में भी सोचा। हालांकि जब उसने क्लेयर को ब्रेकअप में भीख मांगते देखा और मालिना को घातक दोस्त के साथ देखा, तो वह उन्हें डेट नहीं कर सका। उनका स्वभाव उन्हें किसी प्रकार मरते हुए किसी व्यक्ति की दृष्टि से देखने की अनुमति नहीं देता। लाथेल ने कहा, क्या आप सोचते हैं कि मैं बहुत मूर्ख हूँ? नौकरानी ने अपना सिर उठाया और तुरंत कहा, युवा स्वामी, आप मूर्ख नहीं हैं। इसके विपरीत आपने जो किया है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। युवा गुरु, इस अंधेरी दुनिया को आपके जैसी रोशनी की किरण की जरूरत है। मैं आपकी रक्षा के लिए आपका ब्लेड और ढाल बनने की कसम खाता हूँ ताकि आप चमकते रहें। ये सुनकर लाथेल ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि ये दासी उसकी दासी है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। यदि कोई और होता तो वे उसे मूर्ख, अनिर्णायक और आसानी से दूसरों द्वारा नियंत्रित होने के लिए डांटते। हालांकि लाथेल को डांट से दुख नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे लगता है कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, वह कोई पुरुष नायक, खलनायक या नायक भी नहीं है। वह अन्य मुख्य पात्रों की कहानियों में सिर्फ एक कमजोर सहायक पात्र है और वह सिर्फ एक अच्छा जीवन चाहता है। लाथेल चला गया और महल में लौट आया। नौकरानी उसके पीछे चली गई, उसका चेहरा देखा और जान गई कि उसने अभी जो कहा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। नौकरानी ने सिर झुका लिया और अपना एक हाथ अपनी छाती पर रख लिया। अपने हृदय में गुप्त रूप से दृढ़ निश्चय करके उसने सोचा, युवा स्वामी, भले ही आप मेरी बातों पर विश्वास न करें, मैं और आपकी अन्य दासियां निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगी। उद्धरण अल्पविराम। लाथेल महल के सामने के बगीचे में गया और उसने क्लेयर और लिलिथ को एक दूसरे से लड़ते देखा। नहीं, वे वास्तव में लड़ नहीं रहे थे, अधिक सटीक रूप से लिलिथ क्लेयर को करीबी मुकाबले का अभ्यास करने का निर्देश दे रहा था। लाथेल के पीछे चल रही नौकरानी ने सिर झुकाया और कहा, युवा स्वामी, क्या आपको चाहिए? नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगा, आप जा सकते हैं। नौकरानी ने लिलिथ और क्लेयर की ओर देखा, फिर लाथेल की ओर झुकी। हाँ, युवा स्वामी। लाथेल एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और देखता रहा कि क्लेयर को लिलिथ ने बार बार जमीन पर गिराया था, लेकिन वह खड़ी रही और लड़ना जारी रखा। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक क्लेयर की नौकरानी की पोशाक कई जगहों पर फट नहीं गई, जिससे उसकी बर्फ सफेद त्वचा दिखाई देने लगी। लिलिथ रुक गई। अच्छा, लिलिथ ने कहा, आप आराम कर सकते हैं, हम कल भी जारी रखेंगे। क्लेयर लिलिथ को धन्यवाद देने के लिए खड़ा होना चाहती थी, लेकिन वह इतनी थक गई थी कि वह केवल जमीन पर बैठ सकती थी, खड़े होने में असमर्थ थी। ये देखकर लिलिथ ने भौहें चढ़ा दी और कहा, अपनी प्रतिभा का उपयोग करें, अपने आप को ठीक करें। केवल तभी आपकी प्रतिभा सक्रिय हो सकती है और अपनी सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंच सकती है। क्लेयर ने सिर हिलाया, फिर अपने हाथ जोड़ लिए। एक सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया और उसके शरीर पर घावों को भरना शुरू कर दिया। लिलिथ ने लाथेल को देखा और अपना हाथ लहराया, उसे करीब आने का संकेत दिया। लाथेल ने आह भरी, वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे लिलिथ के सामने चला गया। सुप्रभात, लिलिथ, लाथेल ने कहा। ओए, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? लिलिथ झुंझलाहट में चिल्लाया, तुम्हारी आवाज बोरियत से भरी है। ऐसा लगता है तुम्हें मेरे जैसा शिक्षक नहीं चाहिए, है ना? ये सही है, अरे, मेरे कहने का मतलब यह है, लिलिथ, मैं तुम्हारे जैसे सुंदर और प्रतिभाशाली शिक्षक का छात्र बनने के योग्य नहीं हूँ। आपका छात्र होना मेरे लिए सम्मान और गौरव दोनों है। लिलिथ ने सिर हिलाया, मुंह बनाया और कहा, ये ठीक है। जब लिलिथ ने एक पैर उसकी ओर उठाया तो लाथेल थोड़ा भ्रमित हो गया, यहाँ तक कि उसने अपनी पोशाक को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसके सुंदर हाथ और पैर बेहद नाजुक सपाट एड़ी द्वारा संरक्षित दिखाई दे रहे थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि लिलिथ क्या चाहता है। लाथेल ने सिर हिलाया और कहा, लिलिथ, ये जूते आपके पैरों पर बहुत अच्छे से फिट होते हैं और ये आपके पैरों को और भी सुंदर बनाते हैं। वास्तव में? लिलिथ ने ये सुना और खुशी से पूछा। बेशक, मैंने इन जूतों को बनाने में बहुत मेहनत की है, जो आपके व्यक्तित्व और आपके पैरों दोनों के लिए उपयुक्त हैं। लाथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये इस तरह के एकमात्र जूते हैं। आप जो जूते पहन रहे हैं, उनके समान इस दुनिया में जूतों की कोई अन्य जोड़ी नहीं है। हे, लिलिथ मूर्खतापूर्वक मुस्कुराया, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये वही जूते हैं जो आपने मेरे लिए बनाए हैं। क्या आप जानते हैं, पहले तो मैं इसे लाना ही नहीं चाहता था, मुझे डर था कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। लाथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, शिक्षक, चिंता मत करो। भले ही आप उन्हें बर्बाद कर दें, मैं आपके लिए एक और जोड़ी बना दूंगा। भले ही आप उन्हें 100 बार बर्बाद कर दें, फिर भी मैं आपके लिए 100 जोड़ी जूते बनाऊंगा। जब तक आप मेरे बनाए जूते पहनने को तैयार हैं, मैं निश्चित रूप से आपके लिए जूते बनाना जारी रखूंगा। वाह, लाथेल, लिलिथ शर्म से मुस्कुराई, शायद ये भूल गई कि उसके और उसके बीच कल ही बहस हुई थी। तुम बहुत प्यारे हो। तो लाथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या क्लेयर मेरा शिष्य नहीं हो सकता? लिलिथ का चेहरा फिर से गंभीर हो गया और कोई बातचीत नहीं। ये सुनकर लाथेल केवल आह भर सका। लिलिथ चिल्लाया, मैं आपके लिए एक खजाना लाया हूँ और आप उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करते हैं। लाथेल ने अपना सिर हिलाया, मैं और अधिक परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। लिलिथ, क्या आप? नहीं, लाथेल, आपको समझना चाहिए कि उसकी प्रतिभा आपकी बहुत मदद करेगी। यह आपको अपनी हाफ वैम्पायर पहचान छिपाने में भी मदद करेगी। लिलिथ की बात सुनकर लाथेल चौंक गया और भौहें चढ़ गईं। वह और भी गंभीर हो गया, तुम्हारा मतलब क्या है? लिलिथ ने क्लेयर की ओर अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, उसे देखो, उसकी प्रतिभा हीलिंग है, लेकिन उसकी हीलिंग पुजारियों से बिल्कुल अलग है।
उसकी उपचार प्रतिभा पुजारियों की तुलना में और भी अधिक उन्नत है और यह आपको बाहरी चोटों को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा क्लेयर की उपचार क्षमता पिशाच की स्वयं उपचार क्षमता के समान है, इसीलिए आप अपनी पहचान छिपा सकते हैं। इससे लाथेल आश्चर्यचकित रह गया। जब उसने लिलिथ को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि क्लेयर द्वारा लिलिथ को एक छात्र के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करना इतना बड़ा कारण था। इसका मतलब यह है कि लिलिथ हमेशा अपनी पहचान नामांकन में मदद करने के बारे में सोचती रहती है। लाथेल को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि लिलिथ ने केवल अपनी भावनाओं के अनुसार काम किया है, लेकिन वह भारी है और कहा, धन्यवाद लिलिथ। L1 लगून ने N0 पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। आप मुझे हमेशा एक बच्चे के रूप में देखते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिलिथ ने मुंहबाएं कहा। इंतजार। लाथेल ने कहा, यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप बस मुझे बताएंगे। चुप क्यों रहें और ऐसा व्यवहार करें जैसे कि यह आपकी व्यक्तिगत पसंद है। अगर मैं गश्त दूं तो अब कोई आश्चर्य नहीं होगा। लिलिथ के आश्चर्यचकित जवाब लाथेल ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे लगा कि लिलिथ इसी प्रकार एक बच्चा है और इससे उसे सिरदर्द होने लगा। लैथेल ने कहा, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूं। हालांकि अगर वह सिर्फ मेरा सिनेमा है तो यह व्यर्थ होता है। वह किसी भी तरह मेरे साथ नहीं जा सकता और इसके अलावा कल मैं प्रवेश करूंगा जादू अकादमी। लिलिथ ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली। उन्होंने विचारमग्न टेक हिल सिया और कहा, ओह, आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं उसे आपके साथ नामांकित करने का उदाहरण देती हूँ। लैथेल, ओए, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? वह मालिना की नौकरानी है, वह मेरे साथ कैसे नामांकित हो सकती है? बेशक मेरे पास एक रास्ता है, लिलिथ ने चिल्लाते हुए कहा, मैं एक परिचय पत्र लिखूंगा, ये काफी है। अगर जादू अकादमी के निरीक्षण में मेरी बातें नहीं लिखी हैं तो मैं छात्रों को लगाऊंगा। लाथेल, मुझे ऐसा लगता है कि आप असामान्य माफिया की तरह हैं। माफिया क्या है? लिलिथ ने अपना सिर झुकाया और पूछा। लैथेल ने एक भारी और उत्तर दिया, वे ऐसे लोग हैं जो मासिक धर्म में काम करते हैं। वे कानून और समाज के सिद्धांतों पर ध्यान दिए बिना अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। तो मैं माफिया में चाहता हूँ। लिलिथ ने खुशी से कहा, मैं चाहती हूँ कि जो मुझे पसंद हो वह मुझे पसंद आए, मुझे कोई भी कानून का पालन करना पसंद नहीं है। लैथेल। अचानक एक आवाज आई। लाथेल ने अपना सिर कुचला और तुरंत क्लेयर को देखा। हालांकि एक सेकंड बाद वह दूसरी दिशा की ओर मुड़ गई। तुम पहले अपने कपड़े बदलो और फिर आगे बढ़ो। लाथेल की बातें देखकर दंग रह गए। क्लेयर ने पीछे मुड़कर अपने फ्लैट की ओर देखा। वह कई जगहों से फटी हुई थी, इसके अलावा उसकी जांघें और छाती खुली हुई थी, लेवल वेस्ट जहां कुछ मनमोहक गुलाबी ब्रा दिख रही थी। क्लेयर ने तुरंत अपनी छाती को दोनों हाथों से छुआ, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने लाथेल की ओर देखा, फिर अपना सिर झुका लिया और शर्म से चिल्लाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसने इसे अभी तक देखा है? अगर उसने इसे देखा तो क्या उसे यह पसंद आया, या फिर उसे यह रंग पसंद नहीं है? शायद उसे यह पसंद नहीं है। आखिरकार गुलाबी रंग बहुत बचकाना है। कौन सी लड़की गुलाबी रंग बिरंगी? हालांकि लाथेल ने क्लेयर की ब्रा को देखा, लेकिन वास्तव में वह भी निराश नहीं लग रही थी। इसके विपरीत उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके अलावा उसे अल्पावधि भी महसूस हुई। क्लेयर ने सोचा कि अगर उसे पता चले कि ऐसा कुछ होगा तो वह निश्चित रूप से अन्य उच्च अधिक वयस्क अधोवस्त्र पहनेगी। उसने एक नौकरानी के पीछे पीछे महल में दुकान खोली। लिलिथ ने लाथेल पर नजरें डाली और चिल्लाया, तुम मेरे छात्रों को डराने की हिम्मत की। बाद में मैं चिल्लाया। ठीक है। लाथेल तत्काल रुका। क्या यह आपके लिए उसे पीटने और कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है? लिलिथ ने लाथेल की ओर देखा। आप क्या देखना चाहते हैं? यदि आप कदम रखते हैं तो मैं देखूंगा। नहीं, लाथेल ने शांति से कहा। हो, क्या मैं आकर्षक नहीं हूं? लाथेल ने कहा, मुझे कई बार देखना चाहिए। लिलिथ, अपने शरीर को संजोना और किताबों को देखना नहीं चाहिए, समझे? ओह, मैं समझ गया। उन्होंने आगे कहा, आपके शरीर को केवल वही व्यक्ति देख और पसंद कर सकता है जिससे आप प्यार करते हैं। लेकिन तुमने मुझे देखा और मुझे कहा। लिलिथ ने शर्म से कहा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढांक लिया, लेकिन उसका कान अभी भी लाल हो सकता था। लैथेल, उन्होंने अपना तिरस्कार प्रकट करते हुए कहा, कृपा, ऐसा ही है क्योंकि तुमने मेरी मालिश करने के लिए कहा था, इसलिए। लेकिन तुम मन भी करना चाहते हो, लेकिन तुमने मन नहीं किया, इसका मतलब तुम भी मेरे शरीर को छूना हो, है ना? लिलिथ के हाथ उसके लाभ पर थे, वह अपनी छाती फुलाकर बड़े पैमाने पर बोली। लैथेल ने अपने दांत के टुकड़े के लिए उसके चेहरे पर एक ट्रोजन मुस्कान दिखाई दे रही थी और उसने सोचा, आप अभी भी इतने स्मार्ट क्यों हैं? आप, लाथेल ने हकलाते हुए कहा, न जाने कैसे समझाए। युवा मास्टर। अचानक उसकी बगल से एक आवाज गूंजी। एक नौकरानी प्रकट हुई। उसने सिर झुकाया और कहा, युवा मालिक, मिस एमलेथ ने आपके लिए गुलाबों का प्लास्म भेजा है। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक और नौकरानी ने 10 खूबसूरत से सस्ते गुलाबों का प्लास्टिसिटी पकड़ लिया। उस गुलदस्ते के बीच में एक बहुत ही खास सूरजमुखी था जो पीली रोशनी बिखेर रहा था। लाथेल ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने फूलों के गुलदस्ते की ओर देखा तक नहीं। वह तुरंत झुंझलाकर बोला, फेंक दो इसे। दोनों नौकरानियों को थोड़ा अजीब लगा। बेशक वे जानते थे कि एमलेथ कौन थी और अपने युवा मालिक को गुलाब देने से उसका क्या मतलब था। हालांकि ये युवा स्वामी का आदेश था, इसलिए नौकरानियां केवल वही कर सकती थी जो लाथेल ने कहा था। जैसे ही दोनों नौकरानियां मुड़ी और जाने ही वाली थी, लाथेल ने फिर से कहा, रुको। युवा मास्टर, क्या आप फूलों का ये गुलदस्ता स्वीकार करेंगे? वह नौकरानी बोली। लाथेल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बेहतर होगा कि आप इसे जला दें। याद रखें, फूलों की सुगंध न लें, गुलाब के पराग या कांटों को भी अपने हाथों में चुभने न दें। ठीक है, चलो इसे जला दें। इसके अलावा अगर भविष्य में एमलेथ से कुछ भी मिले तो उसे जला दें या कहीं दूर फेंक दें, जितना संभव हो सके। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर दोनों नौकरानियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जवाब में सिर झुकाया और फूलों का गुलदस्ता लेकर चली गईं। लिलिथ भी भ्रमित हो गई और उसने पूछा, ओए, मेरी छात्रा एमलेथ, उसने तुम्हें उपहार क्यों दिए? लाथेल ने कंधे उचकाए, ये दर्शाते हुए कि वह स्वयं नहीं समझ पाया है। मुझे कैसे पता होना चाहिए? आपको अपने छात्र से पूछना चाहिए। इसके अलावा लिलिथ ने अपना सिर झुकाया, दो नौकरानियों को फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता जलाने के लिए ले जाते हुए देखा और असमंजस में पूछा, आप उस गुलदस्ते को क्यों जलाना चाहती हैं?
लेथेल ने अपना सिर हिलाया। लिलिथ, आप कितने समय से एमलेथ के शिक्षक हैं? हम। लिलिथ ने सोच में अपना सिर झुकाया। लगभग 1.170 साल। 170 साल। लाथेल चौंक गया, लेकिन जब उसने इस दुनिया के निवासियों के जीवन काल के बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह सामान्य है। पिछले 170 वर्षों में क्या आप जानते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है? लिलिथ ने अपना सिर खुजाया और शर्मिंदगी से कहा, हे, मैं इसे आपसे छिपाना भी नहीं चाहता। वास्तव में मैं एमलेथ को बहुत कम बार देखता हूँ। हे, आपका क्या मतलब है? उसने असमंजस में पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले वह मेरी छात्रा बनना चाहती थी। उस समय मेरा किसी को भी छात्र के रूप में स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने मुझे शांति से अध्ययन करने और जो भी मुझे पसंद था वह करने की अनुमति दी, इसलिए। लिलिथ शर्म से मुस्कुराई और लाथेल को यह भी एहसास हुआ कि उसने एमलेथ को एक छात्र के रूप में सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह एमलेथ से मिलने वाले लाभ प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि अजीब बात यह है कि एमलेथ लिलिथ का छात्र क्यों बनना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि एमलेथ की पहचान के साथ वह एन्चांटर टॉवर के मालिक को भी अपना शिक्षक बना सकती है और उसे किसी का छात्र बनने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा लिलिथ ने आगे कहा, एमलेथ को मुझे उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, वह कभी कभार ही कुछ सवाल पूछती है, फिर चली जाती है। लाथेल ने लिलिथ की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर आह भरते हुए कहा, एमलेथ, लगता है कुछ साजिश रच रहा है। ज्यादा मत सोचो, लिलिथ ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि वह वास्तव में तुम्हें पसंद करती है। चिंता मत करो, हालांकि मैं तुम्हारा और एमलेथ का शिक्षक हूँ, मैं तुम्हें और उसे एक साथ लाने में मदद कर सकता हूँ। लाथेल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, उसने आह भरते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसके अलावा अगर तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो तो उससे कहो कि वह मुझे परेशान करना बंद कर दे। हम। लिलिथ ने लाथेल को हैरानी से देखा, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। क्षमा करें, क्लेयर बाहर आए, अब एक नई नौकरानी पोशाक पहने हुए। आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, मास्टर लाथेल। लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुमने मुझे अभी क्या कहा? शिक्षक। लाथेल। क्लेयर ने अपना सिर झुकाया और हकलाया। उसने आह भरते हुए उत्तर दिया, मुझे शिक्षक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम बस मुझे लाथेल कहो। लेकिन मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, एक नौकर किसी रईस का नाम नहीं ले सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नौकर हो या भिखारी। लाथेल ने कंधे उचकाए, मैं तुम्हें मुझे लाथेल कहने की अनुमति दूंगा। तुम मुझे लाथेल कह सकते हो, समझे? क्लेयर ने अपने होंठ भींचे, सिर झुकाया और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तो लाथेल। हालांकि वह थोड़ी शर्मिंदा थी, क्लेयर बेहद खुश थी, उसे लगा कि उसके और लाथेल के बीच की दूरी थोड़ी करीब आ गई है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है लाथेल, वह बहुत गर्म है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा सेवक होने के कारण मेरा तिरस्कार नहीं करता। तो क्या मेरे पास मौका है? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? उसने तुरंत अपने मन में आए अजीब विचारों को बाहर निकाल दिया। लाथेल ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? क्लेयर ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए और कहा, क्षमा करें लाथेल, मैं मालिना को नहीं रोक सकती। चूंकि आपने उसे बचाया, वह और मर्डियन दोनों सोचते हैं कि उसे बचाने वाला व्यक्ति एलेक था। यही कारण है कि मालिना पागल है और वह एनला से बदला लेना चाहती है। लाथेल ने सिर हिलाया, वह जानता था कि अनला मर्डियन की पहली पत्नी थी। आखिरकार जब मालिना घायल हो गई तो क्लेयर ने उसे मोंटेक परिवार की स्थिति के बारे में बताया। क्या मर्डियन चुप रहेगा? अनला उसकी पत्नी है, क्या वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करेगा? लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया, वास्तव में हालांकि एनला मर्डियन की पत्नी है, लेकिन एनला का परिवार मोंटेक परिवार में और भी गहराई से डूबता जा रहा है, जिससे मर्डियन असहज हो रहा है। वह अपने मोंटेक परिवार को शुद्ध करने के लिए एनला के पूरे परिवार को नष्ट करना चाहती है। इसी तरह मार्डियन आज जो कुछ भी है वह अपनी पत्नी से अलग है, इसलिए मोंटेक परिवार में बुजुर्गों की संख्या 70% से है अधिक उसकी पत्नी के परिवार से है। लाथेल को हल्का सिर दर्द महसूस हुआ। पारिवारिक परिवार और राजनीतिक ज्योतिषी ऐसी बातें जो उन्हें सबसे अधिक मित्र और गलतफहमी करने वाली लगती थी। जब वह अनाथालय में था तब भी वहां सभी बच्चे एक ही माता पिता से पैदा नहीं हुए थे, फिर भी वे एक दूसरे के साथ बहुत एकजुट थे। लेकिन कुलीन या अमीर परिवार में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था। लाथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारे परिवार की लड़ाई की परवाह नहीं है, चलो मुख्य मुद्दे पर आते हैं। क्लेयर ने अपना मूड भी बनाया, एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मालिना। वह आपसे संपर्क करना चाहती है। हम। क्यों? क्लेयर ने कहा, ऐसा ही है क्योंकि मालिना सोचती है कि वह एलेक्जेंडर है। हालांकि मैंने कहा कि एलेक ही वह व्यक्ति था जिसने उसे नौकरी पर रखा था, उसने कोई जोखिम नहीं लिया और सारा पैसा एलेक पर दांव पर लग गया। उद्धरण चिन्ह। इसलिए वह एक समर्थित योजना चाहती थी और यह सहायक योजना एलेक से आगे नहीं बढ़ सकती थी। लाथेल तिसकर रेखांकित मुस्कुराया, मालिना का क्या मतलब है? क्या मैं उसकी सहायक योजना हूँ? ये सुनते हुए क्लेयर ने तुरंत जमीन पर दबाव डाला। लेथेल, मुझे पता है कि मालिना ने जो किया उसने गलत किया। आपने मुझसे और मालिना से बात की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेथेल, प्लीज, मैं पत्थर पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं करूंगा, मैं उसे रोक दूंगा। कृपया मुझे और समय दो। लाथेल ने क्लेयर की ओर देखा, जो जमीन पर जबरदस्ती हमला कर रहा था और लगातार भीख मांग रहा था। उसे देखते ही उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। वह बस एक मुस्लिम जीवन चाहता है, ये और क्या था? हर समस्या उसे इस तरह क्यों ढूंढती रहती है जैसे कि वह एक मुसीबत चुंबक हो। ठीक है, उसने धीरे से कहा, उठो, मालिना ने क्या बताया कि उसकी योजना क्या है? क्लेयर ने सिर हिलाया, धीरे धीरे खड़ा हुआ और कहा, मेलिना की जांच के लिए कोई विशेष योजना नहीं है, लेकिन वह एलेक के विकलांग परिवार के समर्थन में प्रयास कर रही है। ऐसा ही लगता है। एलेक करोल मैजिक अकादमी में उनसे और अधिक सहयोगियों की मुलाकात के लिए आमंत्रित किया गया है। मार्डियन ने जादू अकादमी के अंदर एलेक को चमकाने के लिए भी तैयारी की है। वैसे कल से एलेक सामने नहीं आया है, खबर है कि उसने दूसरी बार डेजी उपचार प्राप्त करने के बाद एन्चेंटर टॉवर छोड़ दिया है। लाथेल ने सिर हिलाया, अचानक उसे कुछ याद आया और वह तुरंत चिल्लाया, रुको, तुम क्या कह रहे हो? एलेक की डेजी फिर से मोटी हो गई है। क्लेयर ने लिटिल सिर हिलाया। लेथेल, उसे पता है कि एलेक ने जो किया वह नहीं कर सका। अपनी डेजी में एक पत्थर का खंभा इस हद तक कहा गया था कि राष्ट्रपति का खून और माल बाहर निकल जाए, वह कांप उठा।
लेथेल ने अपना सिर हिलाया और सप्तमी और घृणित चित्र के बारे में अब और न दार्शनिक की कोशिश की। हालांकि भले ही एलेक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेथेल को विश्वास था कि एलेक कल दिखाई देगा। उन्हें यह भी संदेह था कि एलेक जब सामने आएंगे तो उनका स्तर ऊंचा हो जाएगा। लाथेल ने बर्नहे, चैडली और क्लेयर से पूछा, तो आप मुझे किस बारे में चेतावनी देना चाहते हैं? क्लेयर ने सिर हिलाया और कहा, मैं मर्डियन और मालिना से कुछ जानकारी साझा करता हूं कि मर्डियन उन दोनों को कल की प्रतियोगिता में भाग लेने में मदद मिलेगी। वे एक ज्वालामुखी का आयोजन करेंगे या यहां तक कि एलेक को मार दिया गया। स्वाभाविक रूप से मर्डियन का मानना है कि एलेक आसानी से मेडियम और माविस दोनों को हरा देगा और मार डालेगा। इसके लिए धन्यवाद। एनला और एलेक के परिवार के बीच मुकाबला और अधिक तेज हो गया। लाथेल ने भारी कहा। उसने पूछा, तो इसमें क्या लेना देना है? क्लेयर ने चिंतित होकर कहा, लेथेल, दृश्य हर चीज का आपसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर हम एलेक को मोंटेक परिवार में अधिक शक्ति देते हैं तो मुझे डर है वह अपना है वादा नहीं निभाएगा और साथ में परेशानी पैदा करेगा। लाथेल ने यह सुना और सिर हिलाया। हालांकि उनके और एलेक के बीच एक शांति अनुबंध था, फिर भी वह व्यक्तिगत रूप से काम नहीं कर सके। अगर एलेक उसके साथ मैच नहीं करता है तो एलेक किसी और से ऐसा करवाता है। उसने कहा, लेकिन मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? क्लेयर ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं उनकी योजना को नष्ट करने की कोशिश करूंगा। क्या आप ये कर सकते हैं? लेथेल ने दिलचस्प रूप से पूछा, आपको याद रखना चाहिए, क्या आप मालिना के नौकर हैं? आप उसकी प्रति वफादार हैं? आप उसकी उपाधि को क्या नष्ट करना चाहते हैं? क्लेयर ने अपना मुंह काटे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा। लिलिथ ने अब चिल्लाकर कहा, क्या आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? आप उन्हें हमारे साथ जोड़ चुके हैं, अब वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षक, लाथेल ने मित्रता से कहा, अगर आप बोलेंगे नहीं तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप मूर्ख हैं। लिलिथ ने अपना सिर झुकाया। हो। लाथेल ने मुझे डांटा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। लाथेल ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि सब कुछ पहले से ही जटिल था, लेकिन अब उसे और भी अधिक सिर दर्द होने लगा। इंतजार, मुझे चिंता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। लाथेल ने अचानक कुछ सोचा, यदि एलेक अकादमी में प्रवेश होता है तो वह फ्लेक्स कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कई खलनायक सामने आएंगे। वह उस समय बेहद जुड़े हुए होंगे और उनके पास मेरी सुरक्षा करने का समय नहीं होगा। ऐसा लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। इसके बारे में चर्चा के बाद लाथेल को बहुत अधिक आरामदायक महसूस हुआ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको बस इतना करना है कि मालिना मुझ पर ध्यान न दे। लाथेल ने आत्मविश्वास से कहा, अकादमी में प्रवेश करने के बाद एलेक के पास अब मुझसे झगड़ा करने का समय नहीं होगा। लिलिथ और क्लेयर ने एक दूसरे को देखा, फिर लाथेल को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसकी आश्वस्त अभिव्यक्ति को देखकर वे बता सकते थे कि उसके पास पहले से ही इस मामले को सुलझाने की योजना थी, इसलिए उन्होंने बातचीत जारी नहीं रखी। और क्लेयर ने अपना सिर झुकाया, दोनों हाथों से अपनी पोशाक पकड़ ली। उसने शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति की और उसके कान लाल हो गए। मेरा एक अनुरोध है जो थोड़ा ज्यादा है, क्या आप मदद कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूँ? लेथेल ने असमंजस में क्लेयर की ओर देखा, तुम्हें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता है? लेकिन मुझे कुछ कहना है, यदि यह बहुत कठिन है या इसमें मेरे हित शामिल हैं तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। नहीं, क्लेयर ने तुरंत अपना हाथ लहराया और कहा, बस सबसे पहले मैं आपके द्वारा तैयार किए गए नाश्ते के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये स्वादिष्ट है, यह अद्भुत है। ये सुनकर लाथेल को तुरंत एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाहती थी। उन्होंने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं सुबह आपके लिए अतिरिक्त भोजन तैयार करूंगा। आप इसे सुबह 7 बजे के बाद लेने आ सकते हैं। क्लेयर ने लाथेल को देखने के लिए अपना सिर उठाया, उसकी आंखें प्रशंसा और खुशी से भर गईं। धन्यवाद लाथेल। ओए, उसने भौहें सिकोड़कर कहा, ये सिर्फ नाश्ता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्लेयर ने अपने आंसू पोंछने के लिए अपनी आस्तीन का इस्तेमाल किया। ये पहली बार है जब मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। लेथेल ने देखा कि क्लेयर की अभिव्यक्ति बेहद वास्तविक थी, बिल्कुल भी नकली नहीं। उसे क्लेयर और मेलिना की पहले की स्थिति भी याद आई और उसने आह भरी। उन्होंने अपने भंडारण स्थान से एक निम्न स्तरीय स्पेस बैग निकाला और क्लेयर को दिया। आखिरकार, चूंकि आप मुझे अपना शिक्षक कहते हैं, इसे मेरी ओर से मेरे छात्र के लिए एक उपहार माना जा सकता है। लेकिन क्लेयर चौंक गई और उसने लेथेल द्वारा उसे दिए गए स्पेस बैग को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। लाथेल ने अपनी जीभ चटकाई और नाराज दिखी, यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो कल यहाँ न आए। क्लेयर ने अपने होंठ भींचे और लिलिथ की ओर देखा। लिलिथ मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया। इस बिंदु पर क्लेयर ने राहत की सांस ली और धीरे से लेथेल के हाथ से स्पेस बैग प्राप्त कर लिया। धन्यवाद, सचमुच धन्यवाद लाथेल। बातूनी, लाथेल ने भौहें चढ़ाई। चले जाओ, कुछ अच्छे कपड़े खरीदो, आखिर तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ओह, क्लेयर ने अंतरिक्ष बैग को अपनी बाहों में ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई खजाना हो। लाथेल अब ये दृश्य नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से चला गया। उसे जाता देख क्लेयर एक बार फिर लाथेल की ओर झुका, फिर वह भी चला गया। लिलिथ ने आह भरी, ऐसा लगता है मैंने अभी एक कठिन प्रेम कहानी की शुरुआत देखी है। रुको लाथेल, यहाँ वापस आओ और मेरे साथ अभ्यास करो। ये सुनकर लेथेल चौंक गया। वह पीछे नहीं मुड़ा, बल्कि हवा की तरह तेजी से भाग गया। मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था। लाथेल, रुको। अल्पविराम, कहीं और। एमलेथ एक क्रिस्टल बॉल को देखते हुए कुछ अंधेरे कमरे में बैठा था। गोले से निकलने वाली रोशनी उसके चेहरे पर उछली, जिससे वह किसी कहानी के अंधेरे खलनायक पात्रों में से एक की तरह दिखने लगी। एमलेथ ने कांच की गेंद के अंदर काला धुआं निकलते देखा तो भौहें चढ़ गईं। अचानक कांच की गेंद पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। किसी ने मेरे फूलों का गुलदस्ता जला दिया। एमलेथ ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। धिक्कार है। निश्चित रूप से राइन मुझसे सावधान थी। उसने अपना अंगूठा हल्के से काटा। वह लगातार इधर उधर देख रही थी, मानो कुछ सोच रही हो। ठीक है, कल लाथेल जादू अकादमी में प्रवेश करेगा। हा, उस समय मुझे उसके पास जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन वह हरामी राइन निश्चित रूप से लाथेल की सुरक्षा के लिए लोगों की व्यवस्था करेगा। मूर्ख, मेरे अलावा कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जब एमलेथ ने लेथेल के बालों की कुछ लटों के साथ हल्के मौलिक पत्थर को देखा तो वह बुदबुदाने लगी। फिर उसने अपनी मुलायम जीभ निकाली और धीरे से उसे चाटा। ओह लाथेल, मैं वास्तव में तुम्हें चाटना चाहती हूँ।
मैं तुम्हारे शरीर के बारे में हर चीज का आनंद लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ लाथेल, इमलेथ हॉन्फने लगी, उसकी आंखें और अधिक पागल होती जा रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अल्पविराम, कहीं और, एक साधारण कमरे में, बेनेटो नहीं, चलो उसे हैरिस कहते हैं। हैरिस ने अभी अभी अपने घाव का इलाज पूरा किया था। मेली ने खिड़की पर बैठी बाहें फैलाए जैसे ही उसने उसकी ओर देखा। चूंकि उसने नकाब पहन रखा था, इसलिए ये देखना असंभव था कि वह क्या अभिव्यक्ति कर रही थी। क्या घाव ठीक है? मेली ने अचानक बोली। हैरिस ने सिर हिलाया। उसने अपनी छाती और पेट के चारों ओर पट्टी लपेटने की कोशिश की और बोला, ये ठीक है। आपकी वर्तमान युद्ध शक्ति क्या है? लगभग 60-70%। हैरिस ने भौहें सिकोड़कर कहा। यह आपके लिए करोल मैजिक अकादमी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद मेलिने ने अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा। हैरिस ने मेलिने की ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि उसका उससे बात जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वह चुप रहा। वास्तव में हैरिस इस वर्ष लगभग 20 वर्ष का था, इसलिए वह करोल मैजिक अकादमी में शामिल होने के लिए पर्याप्त उम्र का था। हालांकि पहले तो हैरिस का अकादमी में प्रवेश करने का इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा कि वे उसे वहां कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। उनके पिता एक मार्क्विस और लेवल 70 के जादूगर थे। अगर वह चाहे तो उसके पिता उसे एक ट्यूटर रख सकते हैं। इसके अलावा वह एक तलवारबाज था, जादूगर नहीं, इसलिए उसने सोचा कि जादू अकादमी में प्रवेश करना सिर्फ अपने समय की बर्बादी है। हैरिस अन्य लोगों से अलग है क्योंकि वह एक साहसी व्यक्ति बनना चाहता है, और उसने ये भी सोचा है कि जब वह एक साहसी व्यक्ति बनेगा तब वह वास्तविक युद्ध के बारे में अधिक जान सकता है। जहां तक जादू अकादमी की बात है, उन्हें लगा कि छात्र बिना किसी लड़ाई की क्षमता के पिंजरों में बंद पक्षी थे। हैरिस ने जादू अकादमी से भी घृणा की, क्योंकि उनका मानना था कि वे केवल राजाओं का अध्ययन करते हैं। हालांकि मेलिन ने कहा था कि उसे जादू अकादमी में शामिल किया गया है, इसलिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक अपने दिल में वह अभी भी अकादमी से पूरी तरह से नफरत करती थी। उनकी इस बात पर कल एक सहमति बनी, और इसका कारण यह था कि लाथेल भी जादू अकादमी में प्रवेश के लिए उपस्थित था। वर्तमान में हैरिस के पास इमलेथ पर अपना ब्लेड चलाने की क्षमता नहीं है, लेकिन लैथेल अलग है। अकादमी में कम से कम उसके पास लाथेल से संपर्क करने के अधिक अवसर थे। हैरिस ने जेड का टुकड़ा ले लिया जो उसके पिता बेनुट ने उसे दिया था। यह एक अंतरिक्ष रत्न है, इसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के, रैंक एफ और ई के मूल पत्थर और कुछ कौशल अध्ययन थे। हालांकि जिस चीज ने उसे आकर्षित किया था वह एक छोटी लाल किताब थी जिस पर एक प्रकार का सीलिंग जादू था। हैरिस ने बर्नहेन सिकोरलीन टूरिस्ट टूर और उसकी ओर देखा। उसने इसे बहुत देर तक देखा, क्योंकि वह असमंजस में था कि सीलिंग जादू को कैसे रद्द किया जाए। अंदर शायद एक विशेष उच्च रैंकिंग कौशल है। फिर जैसे ही हैरिस ने स्केटबोर्ड समाप्त किया, उसने अपनी तलवारें ली को हटा दी। यदि आप उन पुस्तकों को नष्ट करना चाहते हैं तो बस वही करें जो आप सोच रहे हैं। मेलिन की आवाज अचानक चमक उठी, जिसने हैरिस को चौंका दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पुस्तक के अंदर संभावित रूप से कोई बहुत बड़ा रहस्य या किसी प्रकार का उच्च रैंकिंग कौशल है। मैं इसे खोलना चाहता हूँ। मेलिन, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेलिन ने कहा, दर्शन पर अध्ययन, फिर बर्नहे चढ़ाकर ने कहा, इस तरह की बात बहुत अजीब है। ये किसी जादूगर की ओर से नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि वह कहाँ है। हालांकि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यदि आप किंग लेवल तक नहीं पहुंचे हैं तो सीलिंग के बारे में भी नहीं। क्या ये सही है? मेलिने ने सिर हिलाया। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीलिंग जादू पर शोध करते हैं, हो सकता है कि उनके पास आपके लिए कुछ सुझाव हों। ये सुनकर हैरिस के होश उड़ गए। उसने अपने हाथ में मौजूद स्क्रॉल को देखा, फिर मेलिन की ओर देखा। मेलिने ने कंधे उचकाए। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, हैरिस ने बात की। वह खड़ा हुआ, मेलिने की ओर देखा और बोला, मेलिने, मुझे तुम पर भरोसा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने वह पुस्तक मेलिने को सौंप दी। उसने पुस्तक को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसकी ओर देखा और कहा, बहुत होशियार। मैं ये पुस्तक अपने मित्र को दे दूंगी जब तक मैं चली जाऊंगी। मुझे आशा है कि आप कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। ये सुनकर हैरिस ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं एडवेंचर सेंटर जा रहा था। आपको अवश्य नहीं, मेली ने चिल्लाया। तुम्हें अपनी चोटों से अच्छी तरह उबरना होगा, कल वह दिन है जब तुम चमकोगे। ये सुनकर हैरिस ने आह भरते हुए कहा, अच्छा, मैं समझता हूँ। मेली ने खिड़की के पास गई और मुड़कर उसकी ओर देखा। मैं कल से पहले वापस आ जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है, मुझे निराश मत करो। उसने हैरिस पर तलवार और खर्रा फेंका। जब उसने उन दो चीजों को पकड़ा तो मेलिन चला गया था। हैरिस ने आह भरी। कम से कम मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने तलवार की जांच की और चौंका। रैंक बी। हैरिस के हाथ, जिनमें तलवार थी, कांपने लगे। वह जानता था कि उसके पिता के हाथ में जादुई छड़ी केवल सी रैंक की थी। हालांकि उसके पिता ने उस जादुई छड़ी को पाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई, और इसके लिए धन्यवाद। उनके पिता सफलतापूर्वक 70 स्तर के जादूगर बनने में सक्षम हुए और उनकी स्थिति मार्क्वेस तक बढ़ गई। लेकिन हैरिस ने अपने हाथ में जो तलवार पकड़ रखी थी वह रैंक बी की थी। हैरिस को नहीं पता था कि रैंक बी कितनी मजबूत थी, लेकिन वह जानता था कि यह कितनी बड़ी थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेली ने मुझ पर इतना भरोसा करेगी। एक रैंक बी तलवार, इस तलवार से मैं निश्चित रूप से बदला ले सकता हूँ। इसके बाद हैरिस ने स्क्रॉल की जांच की। इस समय वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। तलवारबाज रैंक बी के लिए कौशल। अब उसे मेलिने की असली पहचान पर संदेह होने लगा। आपको पता ही होगा कि उनके परिवार में केवल उनके पिता के पास रैंक सी मैजिक स्टाफ है, जो सबसे कीमती चीज भी है। हालांकि मेलिने ने तुरंत उसे दो चीजें दी, जिनमें से दोनों रैंक बी थी। हैरिस के मन में एक सवाल आया। मेलिने वह कौन थी जो आसानी से भी रैंक आइटम देने में सक्षम थी? हैरिस ने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन उसके पास अभी भी कोई जवाब नहीं था। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और अब और न सोचने का फैसला किया। उसने स्क्रॉल के अंदर कौशल सीखना शुरू कर दिया और उस तलवार का उपयोग करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो मेलिन ने उसे दी थी। अल्पविराम। एक सुनसान गली में एलेक इस समय काली लपटों की धारा से घिरा हुआ था। रोलिन उसके बगल में खड़ा हो गया और उनके आसपास नजर रखने लगा ताकि कोई इस गली के पास ना आ सके। एक क्षण बाद एलेक को घेरने वाली काली लौ धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। इस समय एलेक के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे।
वह जमीन पर खड़ा हो गया, अपने हाथ भींच लिए और जोर से हंसा। हा 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 हा। ब्लैक रोज फ्लेम का धन्यवाद, मेरे शरीर के सभी घाव ठीक हो गए। मैं स्तर 28 तक भी पहुंच गया। बस 2 और स्तर और मैं स्तर 30 को पार कर सकता हूं, उसी पीढ़ी की प्रतिभाओं में सबसे मजबूत बन सकता हूं। एक खुश एलेक को अचानक अपनी डेजी में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर अपनी डेजी को छुआ और तुरंत उसे थोड़ा चिपचिपा और गर्म तरल पदार्थ महसूस हुआ। उसने इसे देखने के लिए अपना हाथ उठाया और उसने तुरंत अपनी उंगलियों पर लाल और पीले रंग का मिश्रण देखा। क्या बात है, वहां का घाव ठीक क्यों नहीं हुआ? एलेक आश्चर्यचकित और क्रोधित दोनों था, क्योंकि ब्लैक रोज फ्लेम की अतिरिक्त ऊर्जा अन्य चोटों का इलाज करते समय खत्म हो गई थी। इस समय मेडोस ने कहा, तो इसमें आपके बट को ठीक करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बची है। ये सुनकर एलेक ने आह भरी और कहा, ये ठीक है, अगर मेरी ताकत बढ़ गई है तो मुझे अपनी डेजी के इलाज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरे, दर्द तो होता है। टीचर, क्या आपके पास दर्द कम करने का कोई उपाय है? मैं नहीं कर सकता, मेडोस ने आह भरी और कहा, मेरे पास केवल थोड़ी सी ऊर्जा बची है, यह मुझे जीवित रहने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। अगर मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग करना जारी रखता हूं तो मुझे डर है, मैं गायब हो जाऊंगा। एलेक ने अपने दांत पीस लिए। उसे अचानक कुछ याद आया और वह बुदबुदाया, आह, मोंटेग्यू, हा हा हा, मैं उस परिवार के बारे में क्यों भूल गया। मास्टर, आपके प्रमोशन पर बधाई। रोलेन उसके बगल में खड़ा हो गया और बोला, अगर मास्टर को अब मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो मैं। रोलेन, कृपया अभी मेरा अनुसरण करें। हे मास्टर, क्या आपको अपनी साहसी खोज में मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है? एलेक, मैंने तुमसे मेरे लिए कुछ मिशन करने के लिए कहा था और तुमने मुझ पर 500,000 सोने के सिक्कों का बोझ डाला। इसके अलावा मेरा साहसी आईडी कार्ड लॉक कर दिया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने मिशन को पूरा करने में मदद करने दूंगा? मैं मूर्ख नहीं हूं, दोनों में से एक। एलेक की डांट सुनकर रोलेन ने अपना सिर झुकाया और चिल्लाया, आप स्पष्ट रूप से आलसी हैं। आपने मुझसे अपने एडवेंचरर आईडी कार्ड को अपग्रेड करने में मदद करने के लिए भी कहा था। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? नहीं, हा हा हा। रोलेन ने तुरंत समझाया, मैं सिर्फ इसलिए दुखी हो रहा हूं क्योंकि मैं अपने मालिक की मदद नहीं कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, अब से तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। एलेक ने रोलेन के छोटे शरीर पर नजर डालते हुए कहा, लेकिन उसकी छाती का क्षेत्र थोड़ा अधिक विकसित लग रहा था। उसकी आंखों ने रोलेन को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। वह एक कदम पीछे हटी और बोली, मास्टर, क्या आप मुझे कोई अन्य कार्य दे सकते हैं? चिंता मत करो, मैंने कहा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, समझे नहीं? रोलेन को थोड़ी निराशा महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसे वैसा ही करना पड़ा जैसा उसने कहा था। अल्पविराम, दोपहर, मोंटेग घराने में मालिना के कमरे में। इस समय मालिना ड्रेसिंग टेबल के बगल में बैठ गई, खुद को दर्पण में देखा और बेहद संतुष्ट महसूस किया। लाथेल द्वारा बचाए जाने के बाद वह और अधिक सुंदर लगने लगी और उसकी त्वचा भी अधिक चिकनी और चमकदार हो गई। उसके पीछे खड़ी क्लेयर को भी खुशी महसूस हुई क्योंकि उसके मालिक का जीवन पहले से बेहतर था। इसके अलावा ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आज क्लेयर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लेथेल के करीब आ रही थी। लाथेल द्वारा थोड़ी सी धनराशि प्रदान किए जाने के बाद क्लेयर ने कई व्यक्तिगत वस्तुएं भी खरीदी। बेशक उसने कुछ और पोशाकें भी खरीदी और विशेष रूप से कुछ अधिक परिपक्व अधोवस्त्र भी। मालिना ने दर्पण में देखा, उसने देखा कि क्लेयर उसके पीछे खड़ा था, खुशी से मुस्कुरा रहा था और भौहें सिकोड़ रहा था। क्लेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से तुम यहाँ लौटी हो तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। मालिना ने क्लेयर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए कहा, क्या ऐसा कुछ है जो आपको खुश करता है? ये सुनकर क्लेयर चौंक गई और तुरंत समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है कि मैं जादू के संपर्क में आई हूँ, मेरे पास एक शिक्षक भी है जो मुझे सिखाने को तैयार है। मालिना ने भौहें चढ़ा ली और क्लेयर की ओर देखा, सचमुच? ये बिल्कुल सच है। मालिना ने आह भरी और कहा, घबराओ मत, मैं बस पूछ रही हूँ। वैसे भी जब से तुमने मेरा अनुसरण किया है मैंने तुम्हें शायद ही कभी मुस्कुराते हुए देखा है। अब आप जितनी बार हंसते हैं वह संख्या मेरे नौकर बनने के बाद से मैंने आपको जितनी बार मुस्कुराते हुए देखा है उससे कहीं अधिक है। वैसे भी तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। हालांकि तुम्हें हमारा मिशन याद रखना चाहिए। हाँ मास्टर, क्लेयर ने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, मैं मिशन को पूरा करने की कोशिश करूंगी। वह बेवकूफ एलेक इस समय कहाँ है? क्लेयर ने हकलाते हुए कहा, अभी शायद वह। दस्तक दस्तक दस्तक। जब क्लेयर बोल रही थी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आदमी की आवाज आई, मालिना, क्या तुम कमरे में हो? यह मैं हूँ, एलेक। एलेक। मालिना ने तुरंत प्रसन्न और मासूम चेहरा दिखाया और तेजी से दरवाजे की ओर चल दी। जैसे ही दरवाजा खुला मालिना तुरंत मुस्कुराई और बोली, एलेक, वापस स्वागत है। ये देखकर कि मालिना अब पहले से भी अधिक सुंदर हो गई है, एलेक चौंक गया और उसने मन ही मन सोचा, यह अजीब है, वह पहले से भी अधिक सुंदर क्यों है? यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी चमकदार दिखती है। एलेक, ऐसा लगता है लेथेल ने मालिना पर ओरिजिनल स्पिरिट वाटर का इस्तेमाल किया, यही कारण है कि वह जल्दी ठीक हो पाए और पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। ओरिजिनल स्पिरिट वाटर सुनकर एलेक ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल टूट गया हो। धत्तेरी की, मैंने पानी की उस बोतल का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं की और फिर भी उस कमीने लाथेल ने मालिना पर ओरिजिनल स्पिरिट वाटर का इस्तेमाल किया। एलेक ने मालिना की ओर देखा और उसे और भी अधिक गुस्सा आया। हालांकि ओरिजिन स्पिरिट वाटर अब उसके व्यवसाय में नहीं था, लेथेल को यह इस तरह से नष्ट कर देता है, वह अपने विनाशकारी पर भौतिक विज्ञान नहीं रख सका। मालिना, लगता है तुम और भी खूबसूरत हो गई हो, एलेक दांत पीस कर बोला। मालिना शर्मा रही थी, उन्होंने दोनों हाथों से अपनी पोशाक का कोना पकड़ लिया, अपना सिर झुकाया और कहा, हे। मेरे लिए आपका धन्यवाद, मैं ठीक हूँ और इतनी सुंदर बनने में सक्षम हुई। यह अध्याय मूल रूप से N012 बिन के माध्यम से साझा किया गया था। एलेक ने मालिना को सुना और इस बार उसे विश्वास हो गया कि लेथेल ने वास्तव में सारा कुछ श्रेय दिया है। मूर्ख, भले ही तुम एक बेकार लड़की के साथ रहने के लिए बहुत मूर्ख हो, कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। कम से कम मेरे पास ऐसी ही एक खूबसूरत महिला है जो मेरी प्रति पूरी तरह से वफादार है। क्लेयर, जो मालिना के पीछे खड़ा था, ने एलेक की लालची और इच्छापूर्ण अभिव्यक्ति का अवलोकन किया। वह बर्नहीन सिकोड़लीन उसके चेहरे पर घृणा महसूस कर रही थी। एलेक, मुझे इस तरह बताएं, मुझे नहीं पता कि शार्क का बदला कैसे दूं। ये सुनकर एलेक मुस्कुराया, उसका चेहरा लाल और इरादों से भर गया। हे।
मैं इस दुनिया में त्रिशूल से हूँ और अभी तक मामा नहीं कहानी। आज मैं अवांछित फलों का स्वाद चखना चाहता हूँ। नहीं, किसी अपने पिछले जीवन में भी, जब मैं पृथ्वी पर था, मैंने कभी महिला को नहीं छुआ था। मालिना, पेट्रा गर्व महसूस होना चाहिए क्योंकि तुम मेरी पहली महिला बनोगी। एलेक जोका से मस्का, हाँ, मैंने स्टार या स्ट्रोक्स को पसंद किया है। मालिना, मुझे लगता है कि आज हमारे जीवन पर चर्चा करने का एक अच्छा समय है और आउटपुट बोलते उसने मालिना के कंधे को हिलाया। आज वह गुलाबी रंग की पोशाक वाली पोशाक थी, जिसमें उसके पैर वाले कंधे, कोमल त्वचा और आकर्षक प्लास्टरबोन दिखाई दे रहे थे। मालिना कांप उठी, उसके हाथों ने उसकी पोशाक के किनारे को इतनी जगह से पकड़ लिया कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे आकार देने वाली थी। मैं मालिना को झिझकते हुए लगा कि वह शर्मा रही है, इसलिए उसने आगे कहा, चिंता मत करो, यह मेरा भी पहली बार है।